मैं थोड़ा सा अपने आप के बारे में बताती हूँ। आज जो हम लोग सीक्वल सर्वर है, एक्चुअली बहुत सारे डेटाबेस है जिसमें हम लोगों ने आज वर्कशॉप के लिए चुना है सीक्वल सर्वर को। माई सेल्फ अनिमा सिन्हा। और अगर मैं बोलूँ कि टीचिंग लाइन में तो 93 to 95 के अकॉर्डिंग उस आसपास मैंने कुछ ट्रेनिंग किया था। उसके बाद से मैं टीचिंग लाइन में हूँ। मैंने मास्टर्स किया, एमटेक किया और उसके बाद मैं कंटिन्यूटी टीचिंग लाइन में हूँ, चाहे इंस्टीट्यूट्स हो, कंपनीज हो एंड कॉलेजेस, सब में अभी मैं वर्किंग हूँ। पार्ट टाइम यहाँ और पार्ट टाइम कॉलेज में भी हूँ। तो अब सीक्वल या डेटाबेस पे ही बहुत सारे पे वर्कशॉप होता है, लेकिन हमने डेटाबेस को भी फिलहाल इसलिए चुना है कि चाहे आप कुछ भी करो, सपोज आप एक वेबसाइट बनाते हो, तो अगर मैं बोलूँ तो हर कुछ डेटा को कंसंट्रेट करके ही रखा गया। जिसकी डेटा है, अल्टीमेट गोल क्या होता है? आप लोग मीन्स कि आप लोग जैसे साइट पे काम करते हो, वेबसाइट जो बनाते हैं, जीयूआई जो बनाते हैं, वो किसके लिए होता है? यूजर के लिए। उसको यूजर करता है। अल्टीमेट गोल क्या करता है? वो अपने डिटेल्स डालेगा, कहीं ना कहीं उस डेटा को सेव करना है। तो एवरीथिंग जो है ना, अगर मैं बोलूँ तो डेटा को ही स्टोर करना, डेटा को कैसे हम फास्ट रिट्रीव कर सकते हैं, डेटा कैसे सिक्योर हो सकता है हमारा, सारा कुछ ढूंढा वहीं पे। हाँ, बट इफिशियंट वे में यूजर को दिखाना, ताकि हम प्रोग्रामर हैं, यूजर जो है वो यूजर है, वो गलत भी डालेगा तो उसको अच्छा एक जीओआई भी चाहिए, प्लस कुछ एरर भी डालता है तो उसको नहीं चाहिए कि एरर पेज दिखे। एरर पेज हमारे लिए होता है, उनको सिर्फ ये दिखाना है कि ये मैसेज कि आप गलत डाल रहे हैं, आप सही डालो, आप ओके हो जाएगा। तो ये सारा कुछ होता है। तो एवरीथिंग डेटाबेस पे फोकस करके है। तो डेटाबेस में करियर भी बहुत है, बट इसमें थोड़ा सा एक्सपीरियंस मांगता है। ये नहीं है कि आपने जैसे पाइथन किया, आपने थोड़ा सा एक दो प्रोजेक्ट बनाया और आप इमीडिएट जॉब ले लेते हैं। इसमें है कि थोड़ा थोड़ा एक्सपीरियंस हो जाता है तो बहुत अच्छा। बट एक चीज होता है ना कि ये इस पे एक आप कोई एक लाइन आप सेलेक्ट करते हो जिसमें आप काम कर रहे हो एंड बहुत दिनों बाद वो चीज अचीव करते हो आप। 5 इयर्स का एक्सपीरियंस और इसमें 2 इयर्स का एक्सपीरियंस। आपका सैलरी अगर पैकेज देखा जाए तो उस पर हम लोग आएंगे बाद में, वो सारा कुछ एक ही है। आज जो हमारा हम डील करने वाले, क्या क्या देखने वाले हैं, इस पे मैं आती हूँ। हम लोग सबसे पहले देखेंगे सीक्वल सर्वर क्या है। उसके बाद हम लोग सीक्वल सर्वर ही क्यों सीक्वल सर्वर पढ़ते हैं। उसके बाद इसके बारे में थोड़ा कि डेवलप कैसे हुआ, क्या हुआ, कब आया मार्केट में, तो देखेंगे स्कोप क्या है, फ्यूचर स्कोप क्या है। अगर कोई पढ़ता है तो क्या मतलब है, वो क्यों पढ़ेगा। एवरीथिंग यही होना चाहिए कि अगर मैंने कुछ सीखा है तो हम क्यों सीखते हैं। अगर सीख रहे हैं तो उसका कोई तो फ्यूचर स्कोप होगा, तभी हम सीख रहे हैं। जैसे दीपक अभी सीख ही रहा है, और कुछ कोड हम लोग रन करके देखेंगे और उसके बाद आप लोग रन करके आप लोग भी देखेंगे, और जो आपके डाउट्स होंगे, कुछ क्वेश्चन आंसर होंगे। अगर मैं सीक्वल सर्वर की बात करूँ कि व्हाट इज सीक्वल सर्वर, तो जैसे कि आप लोगों ने देखा कि इट इज अ रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। तो रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम को पढ़ने से पहले हम लोगों को क्या पढ़ना होगा कि डेटाबेस होता ही क्या है, डेटाबेस क्या है। अगर इनिशियली हम लोग जाए तो क्या कंप्यूटर, मैं उस जमाने में जा रही हूँ जहाँ कंप्यूटर हमारे पास नहीं है। तभी भी जो रजिस्टर टाइप का, कॉपी टाइप का जिसको हम लोग बोल सकते हैं, उसमें सारा डेटा स्टोर होता था। सपोज किसी से आपने कुछ लिया है, अटेंडेंस रजिस्टर नहीं, जैसे सपोज करो कि एक कंपनी है, वो अपने डेटर्स और सेटर्स को, जिससे कर्ज में, कर्ज नॉट कर्ज बोल सकते हैं, उसको उधार ले रहे हैं दुकानदार। एक छोटा सा मीन्स कि हम लोग स्टोर का एग्जांपल लेते हैं। इसको लॉक किसने किया है, आ जाओ आप। एक छोटा सा मीन्स की, चलिए राशन का दुकान सबके घर के आसपास होता है, दिल्ली और नोएडा में तो होता ही होता है। तो उसका ही हम एग्जांपल लेते हैं कि हमारे घर के आसपास एक छोटा सा शॉप है, और कुछ एरिया ऐसा है जो उससे कुछ लोग तो पेमेंट करते हैं रुपीस में, कुछ सामान परचेज करते हैं, ठीक है। और कुछ लोग ऐसे हैं कि आज तो सामान परचेज कर लिया, पेमेंट कुछ दिन बाद दिया। तो वो कहीं ना कहीं तो उसको मेंटेन करेगा। नहीं आता उसको, सपोज करो कि उसको कुछ नहीं आता, वो कंप्यूटर जानता ही नहीं है,
फिर भी डेटा तो स्टोर करेगा ना कहीं तो डेटा स्टोर करेगा। अदरवाइज मान लो उससे जो उधार लेके गया वो सपोज करो 1000 का लेके गया, है ना, हो सकता है उसको याद ना रहे, इसने ज्यादा ले लिया या सामने वाले ने कम दे दिया, दोनों ही केस गलत है, दोनों ही केस गलत है। तो वो क्या करेगा, वो क्या करता है कि कॉपी बनाता है और आपका नाम लिखेगा, ठीक है, आपका नेम लिखेगा, आपका एड्रेस लिखेगा, एंड क्या आपका कितना पेमेंट बाकी है। अगर उसको डेफ्ट में लिखने की बात मैं करूँ तो डेफ्ट में लिखता है तो वो ये भी लिखेगा कि कौन सा सामान आपने, मान लो सपोज आपने बोला कि नहीं मेरा 1012 नहीं था भाई, मेरा तो 812 था, आपने ये 200 कैसे लिया, तो उसको डिटेल्स दिखाना होगा। तो दैट मीन्स इसका रेफरेंस लेके वो कहीं और एक जगह और लिखा होगा कि डिटेल्स की आपने क्या क्या लिया है, वो सारा कुछ वो आइटम, राइट, आइटम आइटम की क्या प्राइस है, किस क्वांटिटी से आपने लिया, और यहाँ पे टोटल उसने लिखा हुआ। तो वो आपको क्या करेगा, ये वाला पेज ओपन करके दिखा देगा कि देखिए भाई ये आपने लिया है एंड ये आपका टोटल है। तो इस तरीके से पहले मैनेज किया जाता था, राइट। तो जब मैनेज किया जाता था तो ऐसे कॉपीज में किया जाता था, लेकिन क्या हुआ कि भाई देखो कॉपीज में तो बहुत ज्यादा सिक्योर तो है नहीं, आप ठीक है ताला वाला लगा के रख सकते हो, बट फिर भी बहुत सिक्योर नहीं है। कई बार और जैसे कुछ इंक है या कुछ कई बार बहुत ज्यादा पुराना हो गया आपका, 1-2 साल बाद कई बार कॉपीज वगैरह खराब भी होने लगती, तो बहुत ज्यादा सिक्योर नहीं था। तो कंप्यूटर आया और फास्ट नहीं था, सबसे बड़ी बात फास्ट नहीं था, और बहुत सारा कॉपी हो गया तो आप ढूंढने लग जाओगे 1 2 3 आपने लिखा हुआ है, लेकिन समटाइम या मंथ वाइज आप लिखते हैं, मंथ वाइज हम बनाते हैं एक कॉपी, इस मंथ का ये कॉपी है, इस मंथ का ये कॉपी है। अब किसी ने लिया आपसे उधार जनवरी में 2021 में और वो सितंबर 2022 को आपका उधार चुकाने आ रहे हैं, तो आपको प्रीवियस फिर देखना पड़ेगा, वहाँ आपका डिटेल्स भी देखना पड़ेगा, तो ये बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग था, तो इसको कंप्यूटराइज किया गया। तो जब कंप्यूटराइज किया गया तो रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट हमारा नहीं था। अभी जैसा रिलेशन क्रिएट किया ना कि यहाँ से हम लोगों ने एक डिटेल्स वाले पेज में आए थे, तो ये रिलेशन क्रिएट हुआ था, कॉपी में हो गया था, बट जब कंप्यूटराइज हुआ ये चीज, तो कंप्यूटराइज्ड जब हुआ तो सिर्फ डेटाबेस आया, रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम वाला बात तब तक नहीं आया था। एक डेटाबेस बना, तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि डेटाबेस होता है, डेटाबेस इज अ कलेक्शन ऑफ टेबल्स। एक डेटाबेस होता है जिसमें बहुत सारे टेबल्स हम रख सकते हैं। अब जैसे मान लो मैंने टेबल बनाया, अब अगर मैं एक कॉलेज का ही एग्जांपल ले लूं तो कॉलेज में क्या क्या हो सकता है, एक कॉलेज में कितना टेबल बन सकता है, एक स्टूडेंट टेबल हो सकता है, राइट, टीचर टेबल हो सकता है, तो मैनेजमेंट होगा। अब मैनेजमेंट में भी बहुत ज्यादा आ सकता है, मैनेजमेंट में भी अगर आप देखोगे तो जो प्योर मैनेजमेंट में आते हैं जैसे एडमिन डिपार्टमेंट हो गया, है ना, एडमिन में या फिर अकाउंट डिपार्टमेंट हो गया, आपका सेल्स डिपार्टमेंट हो गया, एंड सो ऑन, बहुत सारे, अगर मैं लिस्ट बनाऊं तो बहुत बड़ा लिस्ट होगा, ठीक है ना, बहुत सारी। अब ये सारे टेबल का कलेक्शन वो कहाँ रखेंगे, जैसे मान लो कि मैंने एक कॉलेज का नाम रखा एबीसी कॉलेज, एबीसी कॉलेज जो है ना, ये एबीसी कॉलेज या एबीसी क्या है, हमारा डेटाबेस है, ठीक है। तो ये डेटाबेस, और इस डेटाबेस को हम लोग क्या करते हैं, डेटाबेस को के अंदर बहुत सारे टेबल्स रखते हैं। तो टेबल्स क्या होता है वो जरा हम लोग देखते हैं कि टेबल्स होता है, फिर हम लोग आएंगे कि कैसे कैसे, मतलब स्टेप वाइज आते हैं कि अब अगर आप बिगिनर हो, आपने कभी सुना ही नहीं है कि डेटाबेस क्या होता है, तो भी आपको क्लियरली समझ में आता है। इसके लिए हम लोग स्टेप वाइज चल रहे हैं। अब अगर मान लो सपोज करो बहुत सारा टेबल है, तो ठीक है, डेटाबेस तो ये हो गया। अब टेबल्स क्या होता है, तो टेबल का मतलब है इट इज अ कलेक्शन ऑफ रो एंड कॉलम। जनरली हम लोग जो किसी ने अगर एक्सेल भी पढ़ा है तो ये देखा होगा, कुछ इस तरीके रो एंड कॉलम के कॉम्बिनेशन से हमें क्या मिलता है, सेल मिलता है, राइट, इस तरीके का कुछ कॉम्बिनेशन हमारा होता है। यही होता है, इस तरीके से कुछ होता है। अब अगर इसी टेबल में मान लो कि एक स्टूडेंट टेबल हमने बनाया है, इसका नाम रखा स्टूडेंट, स्टूडेंट की आईडी ले ली, ठीक है, उसका नेम ले लिया, उसका फोन नंबर ले लिया, उसका एड्रेस ले लिया, एंड सो ऑन, बहुत सारा कुछ ले लिया। तो अब ये हमारा क्या हो गया, दिस इज कॉल्ड रो, एंड ये हमारा सपोज करो ये कॉलम।
रो वाइज जो डेटा है ना, इसको हम लोग कंप्यूटराइज्ड लैंग्वेज, कंप्यूटर में इसके डेटाबेस के लैंग्वेज में टपल बोलते हैं। कि अगर मैं एक टपल, जैसे मान लो कि एक स्टूडेंट की आईडी है 101, उसका नेम है ABC, उसका फोन नंबर कुछ है ऐसा, ठीक है, उसका एड्रेस है XYZ, राइट। तो अगर मैं एक टपल को उठाऊं तो मुझे पर्टिकुलर किसी वन पर्सन का पूरा डेटा मिल जाता है, कि उसके बारे में पूरा का पूरा डिटेल्स मिल जाता है। और जैसे ये कॉलम है, इसको हम लोग फील्ड्स भी बोलते हैं। तो अब जैसे मान लो सपोज करो कि मुझे किसी सबकी आईडी चाहिए, हमारे यहाँ जितने स्टूडेंट है, या फोन नंबर चाहिए, या एड्रेस चाहिए, कुछ मेल करना है, या ईमेल आईडी चाहिए मेल करने के लिए, या कुछ लेटर भेजना है तो एड्रेस चाहिए। तो मैं क्या करूँगी, मुझे लेटर भेजना है तो मैं पर्टिकुलर एक कॉलम को सेलेक्ट करूंगी उस टेबल से, एंड पूरा जितना एड्रेस मिलेगा सभी पे एक कॉमन सा लेटर है, बस ये एड्रेस निकालो, प्रिंट करो, कट करो और चिपका के भेज दो, ये सबके घर पे एक लेटर जाना है तो चलो। तो इस तरीके से हमारा एक अलग अलग डिटेल्स में, इसके कॉलम्स को क्या फील्ड्स बोलते हैं, इसको टेबल बोलते हैं, और जो टेबल है उसको टेबल भी बोलते हैं और स्कीमा भी बोलते हैं। ये वर्ड भी आता है, तो ये वर्ड, टपल वर्ड, फील्ड वर्ड, ये सारा कुछ जब डेटाबेस में आते हैं तो बनता है। अदरवाइज टपल, रो एंड कॉलम हम लोग नॉर्मली बोलते हैं। तो ये एक सिंपल सा टेबल है जिसको हम लोग इस तरीके से बनाते कैसे हैं, कमांड क्या होता है वो हम लोग आगे पढ़ेंगे। अभी जस्ट हम लोग ये स्लाइड पे थे कि व्हाट इज सीक्वल सर्वर। तो पहले लाइन को हम लोग अभी जस्ट एक्सप्लेन करें कि सीक्वल सर्वर इज ए रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, ठीक है, और डेवलप्ड बाय माइक्रोसॉफ्ट। इसको माइक्रोसॉफ्ट ने, और माइक्रोसॉफ्ट का तो इसकी कोई नया है नहीं कि आप लोगों को बताऊं कि माइक्रोसॉफ्ट क्या है। माइक्रोसॉफ्ट अपने आप में एक बहुत बड़ी कंपनी है जो कि अगर कुछ बनाती है तो ट्रस्टेड चीज बनाती है, कि हाँ मार्केट में है, या फिर उसका डे बाय डे उसका जो वर्जन, हमारा जो नया नया वर्जन आता है तो उसमें जो इम्प्लीमेंटेशन है वो बिल्कुल मार्केट के अकॉर्डिंग होता है। तो इसीलिए माइक्रोसॉफ्ट ने बनाया है, तो ये डाउट करने वाली बात है ही नहीं, राइट। अब इसमें एक वर्ड जो है ना, रिलेशनल डेटाबेस, तो अभी हम लोग सिर्फ डेटाबेस पे हैं, रिलेशनल पे अभी नहीं आए हैं। अब मैं आती हूँ रिलेशनल क्या होता है। जैसे सपोज करो कि एक स्टूडेंट है और टीचर उसको पढ़ा रहा है, राइट। आप लोगों ने, कुछ लोगों ने नॉर्मलाइजेशन वर्ड सुना है, नॉर्मलाइज्ड फॉर्म या नॉर्मलाइजेशन। हाँ, डेटाबेस नहीं पढ़ा है तो नहीं पढ़ा होगा, कोई बात नहीं, उतना बहुत डेप्थ में हम लोग वर्कशॉप में तो जा नहीं सकते, तो बहुत ज्यादा डेप्थ में नहीं जाती हूँ। इसकी सिंपली ऐसे एक टेबल बना, अब इसी टेबल में मान लो टीचर को भी मुझे ऐड करना है, तो यहीं पे हम लोगों ने क्या किया, यहीं पे टीचर की आईडी डाल दी, यहीं पे टीचर का नेम डाल दिया, एंड सो ऑन, कौन उस स्टूडेंट को पढ़ा रहा है। लेकिन कोई ऐसा नया टीचर हायर हुआ जिसके पास कोई, ये एक टीचर को मैंने हायर किया जिसकी आईडी है, उसका नेम है, ठीक है, लेकिन अब ये स्टूडेंट कोई रजिस्टर नहीं हुआ है, उस टीचर के पास कोई स्टूडेंट रजिस्टर नहीं किया, तो कैसे मैं इसमें डेटा डालूं। इसमें जो आईडी है ये कुछ ऐसा, प्राइमरी की बाद में मैं समझाऊंगी, बट कुछ ऐसा लगा हुआ है कि ये जब तक आईडी नहीं डालूंगे स्टूडेंट के, ये टेबल में आगे कुछ मैं नहीं लिख सकती, तो इसमें तो डेटा डलेगा ही नहीं। दैट मीन्स कि मैं नए टीचर को ऐड नहीं कर सकती, ऐड नहीं कर सकते, दैट मीन इंसर्ट नहीं कर सकते। तो इसको हम लोग डेटाबेस और कंप्यूटर के लैंग्वेज में अनोमली बोलते हैं। तो इंसर्शन अनोमली हमें मिली, ठीक है। इसी तरीके से कोई स्टूडेंट छोड़ के चला गया, और सपोज करो कि इसका नाम है, स्टूडेंट का नेम ABC है और टीचर का नाम सपोज करो अनिमा है, राइट। तो अब अगर इस पूरे डेटा को अगर हम डिलीट करते हैं तो टीचर का नाम भी हट जाता है, और हो सकता है कि वो टीचर सिर्फ इसी बच्चे का क्लास ले रहा हो, सिर्फ इसी बैच का ले रहा हो, फिर टीचर का जो डिटेल्स है वो भी डिलीट हो जा रहा है। दैट मीन्स कि ये भी गलत है कि आपको स्टूडेंट का डेटा डिलीट करना था और आपने डिलीट कर दिया टीचर का डेटा। तो डिलीशन अनोमली आ गई हमारे पास, डिलीशन अनोमली आ गई, राइट। और थर्ड वन हम लोग देखते हैं अपडेट करना, मीन्स कि किसी का एड्रेस और किसी का कुछ भी, जैसे मान लो कि सपोज करो हमें अपडेट करना है, और यहाँ अपडेट तभी होता है जब पर्टिकुलर एक की होती है, प्राइमरी की हम लोग आएंगे, लेकिन उसमें प्राइमरी की नहीं है तो नहीं होती, और अगर हमने टेबल में प्राइमरी की नहीं लगाया है तो अपडेशन भी नहीं होगी, ठीक है। या एक टीचर का जो डिटेल्स है यहाँ अगर हम कुछ चेंज करते हैं वो इफेक्ट बाकी पे भी करते हैं।
तो अपडेशन अनोमलीज हमारी आ जाती है। तो होता क्या है, मैं रिलेशनल पे इसी आ रही हूँ। अब उसके बाद कहा क्या जाता है कि नॉर्मलाइजेशन से हमें टेबल को ब्रेक करते हैं 1NF 2NF 3NF। इसके बारे में आप लोग अगर डेप्थ में पढ़ेंगे तो बाद में इस चैप्टर पे हम लोग आएंगे। नॉर्मलाइजेशन में आ जाता है हमारा 1NF 2NF 3NF BCNF और 4NF 5NF एंड 6NF तक जब हम लोग आए तो फिर बाद में इसको डी नॉर्मलाइज किया गया। मैं थोड़ा सा एक ब्रिफ नॉलेज इसको देती हूँ ताकि आप लोग आरटीबीएम इसको इस तरीके से समझ लें कि कभी भूले ही ना। ठीक है, अब 1NF में होता क्या था, जैसे मान लो कि किसी के पास 2 फोन नंबर है, तो हम लोग क्या करते थे, फोन नंबर में ना कॉमा लगा के, कॉमा यहाँ लगाया और कॉमा लगा के यहाँ पे दूसरा फोन नंबर दे देते। तो 1NF ने बोला कि ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए जहां कॉमा लगा के आप फील्ड को दे रहे हो, जब हम डेटा गेट करेंगे तो रॉन्ग डेटा हमारे पास आ सकता है। तो सर हुआ क्या कि ठीक है, अगर ऐसा है तो 2 बार लिखो इसी डेटा को, वापस से 101 लिखो, वापस से यहाँ उस स्टूडेंट का नेम लिखो, ABC लिखो, उसका दूसरा फोन नंबर आप यहाँ डालो, पहला यहाँ डालो, दूसरा यहाँ डालो। तो अब 1NF ने इतना करके छोड़ दिया। फिर कुछ दिन बाद प्रॉब्लम है कि नहीं भाई 1NF में प्रॉब्लम आ रही है, डेटा की डुप्लीकेसी हो रही है, रिडंडेंसी हो रही है, इतना रिडंडेंसी भी ठीक नहीं है। तो सेकंड NF ने रिडंडेंसी को रिमूव कर दिया, कोई रिडंडेंसी नहीं होना चाहिए। थर्ड NF ने फंक्शनल डिपेंडेंसी किया। अब फंक्शनल डिपेंडेंसी क्या होती है, जैसे सपोज करो कि एक स्टूडेंट की आईडी है, ठीक है, आईडी के ऊपर उसका नेम, उसका सपोज करो कि उसका फोन नंबर भी मैं बोलूँ डिपेंड करता है, ठीक है, उसका सब्जेक्ट भी डिपेंड करता है। लेकिन अगर मैं एड्रेस बोलूँ तो एड्रेस अपने आप में एक टेबल है, उसमें स्ट्रीट नंबर हो सकता है, उसमें हाउस नंबर हो सकता है एंड सो ऑन। तो अब अगर एड्रेस को मैं अगर पूरा अगर वैसे नहीं लिखती हूँ एड्रेस कंप्लीट, और मैं लिख रही हूँ यहाँ पे स्ट्रीट नंबर और यहाँ पे हाउस नंबर एंड सो ऑन, तो ये कंप्लीटली आईडी पे नहीं डिपेंड करता है। अब ये कुछ चीज ना इस स्ट्रीट नंबर या हाउस नंबर पे इसका बाकी का एड्रेस, पिन नंबर और ये सारा कुछ एरिया वाइज डिपेंड कर जाता है। तो यहाँ से बोला जाता है कि ऐसा जब होगा, इस टेबल को ब्रेक करके एड्रेस टेबल अलग बना दो और दोनों को जोड़ो। तो ये चीज किया BCNF और 5NF ने। उसके बाद 5th NF तक आया, तब बोला गया, बहुत डेप्थ में मैं नहीं जा रही हूँ इसीलिए यहाँ पे बता रही हूँ आपको कि 2 टेबल बना दो, जहां से आपको जैसे स्टूडेंट और टीचर वाला ही हम लोग एग्जांपल ले रहे हैं। तो ऐसा करो कि ये टीचर का टेबल बना लो और यहाँ स्टूडेंट का टेबल बना लो, ठीक है। और जब स्टूडेंट और टीचर का टेबल बन जाता है, मान लो यहाँ पे स्टूडेंट की आईडी, स्टूडेंट का नेम, स्टूडेंट का मान लो फोन नंबर या एड्रेस ले लिया। अब मुझे टीचर कौन टीचर पढ़ा रहा है वो बताना तो है, लेकिन हमें क्या करना है कि यहाँ टीचर की आईडी हमने ले लिया, TID ले ली, राइट, और यहाँ T नेम ले लिया, ये टीचर की आईडी है, T101 मैंने लिखा, स्टूडेंट में S101 एंड इसके डिटेल्स हमने दे दिया और टीचर का नेम मान लो। अब क्या बोला जाता है कि ये अपने टेबल का इसको प्राइमरी की बना दो। प्राइमरी की क्या होता है, जैसे प्राइमरी की क्या होता है कि प्राइमरी की नॉट-नल होता है। जैसे प्राइमरी की जब जनरेट होता है ना, वो सुपर की से जनरेट होता है, राइट। अब सुपर की कैसे बनाते हैं, तो कैंडिडेट की में से प्राइमरी को चुनते हैं। अब किसी टेबल में एक टेबल है जिसमें आप सपोज करो कि किसी की आईडी है, अपने आप में यूनिक है, क्योंकि प्राइमरी की मस्ट बी यूनिक बोला जाता है, ठीक है, ये पहला कंडीशन, मस्ट बी यूनिक। फोन नंबर भी अगर हम देखें तो फोन नंबर भी किसी 2 लोगों का मैच नहीं कर सकता, तो ये भी एक कैंडिडेट हो सकता है। आधार कार्ड, ये भी एक अपने आप में यूनिक हो सकता है। अब इन दोनों में, इन तीनों में सेलेक्ट कैसे करें कि कौन किसको हम प्राइमरी के बनाएं। तो ये तीनों एलिजिबल है, तो तीनों को हम लोग क्या बोलेंगे, दिस इज कॉल्ड कैंडिडेट। जिस तरीके से हम लोग सिलेक्शन करते हैं ना कि कोई मान लो कि आपका MLA का चुनाव हो रहा है सो हम, तो बहुत एलिजिबल कैंडिडेट आपके पास आते हैं, आप सेलेक्ट करते हो कि कौन ज्यादा एलिजिबल है, उसको सिलेक्ट किया जाए। तो आप क्या देखते हो, क्राइटेरिया कुछ मैच करते हो कि चलो इस पोजीशन पे आके ये नहीं हो रहा। अब किसी ने फोन नंबर में अपडेट करने आ रही हूँ एंड सपोज करो आपने बोला कि मैम मेरा फोन नंबर
तो है, बट अभी मेरा फोन खराब है, कुछ भी आपने बोला कि मैं नेक्स्ट मंथ नंबर अपडेट करवाऊंगा, मेरा नंबर हो सकता है चेंज हो जाए। ओके, हो सकता है ऐसा कंडीशन हो। आपने एडमिशन लिया है किसी, सपोज करो आपने एप्टेक में एडमिशन लिया है, ठीक है, तो आप एडमिशन ले रहे हो तो आपके एक स्टूडेंट आईडी जनरेट होगी, तो स्टूडेंट आईडी आपका यहाँ पे लिखा गया है। अब स्टूडेंट आईडी ठीक है, आपका एडमिशन लिया मतलब स्टूडेंट आईडी तो है ही है। फोन नंबर आपने मना कर दिया तो ठीक है, अब फोन नंबर कैंडिडेट की तो है, बट प्राइमरी की बनने के रेस से बाहर, इसको हटा दिया गया। अब ये आ गया आधार की, आधार कार्ड। बहुत जगह जहां आपका इलेक्शन, जहां आप वोट देने जा रहे हो, वोटर आई कार्ड या आधार कार्ड आपका प्राइमरी की हो सकता है, बट इस केस में, कॉलेज वाले केस में, इंस्टीट्यूट वाले केस में ये भी हो सकता है कि आप ये भी बोलो कि मेरा अपडेशन पे है मैम, अभी मैं नहीं दे सकता क्योंकि अपडेट होने वाला है। आधार कार्ड तो है बट एड्रेस में उसमें चेंज करवा रहा हूँ या कुछ भी ऐसा, तो मैं आधार कार्ड तो आप ये भी नहीं दे सकता, वो 2-4 दिन बाद। तो क्या मैं आपका डेटा एंटर नहीं करूंगी आपका एडमिशन होने के बाद भी? क्यों? क्योंकि आपके पास आधार कार्ड का भी कॉपी नहीं है या आपका फोन नंबर अभी 1 महीने बाद आएगा, मुझे तो डालना है। तो अब आ जाती है बात कि ठीक है अब आईडी को चेक करो, तो मैं बोलती हूँ कि ठीक है, नहीं आप अगर यहाँ आओगे तो आपकी आईडी तो जनरेट होगी और सबकी यूनिक ही होगी, तो ठीक है, तब यहाँ बोला जाता है कि हाँ इसको आप प्राइमरी के लिए। अब प्राइमरी के क्राइटेरिया क्या होता है? एक तो होता है मस्ट बी यूनिक, दूसरा क्या हो जाता है कि नॉट नल। अब ये नॉट नल क्या होता है कि इसकी वैल्यू को ब्लैंक नहीं रख सकते। मान लो ऐसा हो सकता है कि आईडी आपकी जनरेट हो गई, आपका फोन नंबर नेम डाल दिया मैंने और फोन नंबर को ब्लैंक छोड़ दिया कि ठीक है बाद में आप आओगे तो अपडेट एक कमांड है हमारे पास जैसे हम लोग अपडेट करते हैं, बट अभी फिलहाल के लिए उसको हम ब्लैंक छोड़ देते। तो ये होती है हमारी प्राइमरी, राइट? थोड़ा सा समझ में आया? कोई दिक्कत हो तो आप लोग वहीं पे रोक के पूछ सकते हैं। अब एक बहुत छोटे से चीज को समझने के लिए हम लोग इतना डेप्थ में जा रहे हैं, क्या समझने के लिए? रिलेशनल डेटाबेस या रिलेशनल वर्ड जो है ना, इसी को हम लोग समझेंगे होता क्या है। अभी प्राइमरी की हुआ तो ठीक है, स्टूडेंट आईडी में मैंने हम लोग एस आईडी को प्राइमरी के लिए लिया है और टीचर की भी आईडी है तो ये भी अपने अपने लिखा था टीचर में, इसको भी मैंने प्राइमरी लिया। अब मुझे स्टूडेंट टेबल में टीचर को भी ऐड करना है और इन तीनों जो हमने एनॉमली पढ़ा था वो भी नहीं आना चाहिए। तो आप क्या करो कि क्रिएट तो टीचर वाला यही हो रहा है, बट यहाँ पे भी टी आई डी एक लिखना है और इसको रेफरेंस कर देना कि यहाँ से टी आई डी उठा लो। टीचर की आईडी यहाँ से आपको लेनी है। जैसे मान लो किसी टीचर की आईडी है T101 और उसका नेम है XYZ, ठीक है, तो मैंने बोला कि ठीक है XYZ ने ये क्लास लिया है, सपोज करो सीक्वल की क्लास है और XYZ ने लिया है, तो आप क्या करो, टीचर जो है टीचर का कोड सिर्फ यहाँ डालो, यहाँ पे T101 रहेगा और टीचर का कोड उतना ही जनरेट होगा। जैसे मान लो अगर मैंने यहाँ पे 3 टीचर का नाम ऐड किया है, XYZ MNO इस टाइप का टीचर का नेम है, 102 103। अब कोई भी इसके अलावा नहीं डाल सकता क्योंकि हमने क्या किया, यहाँ पर रेफरेंस लगा दिया। रेफरेंस की होती है और फॉरेन की इसी को बोलते हैं। ये कैसे बनता है ये आगे पूछेंगे, अभी फिलहाल आपको ये समझ लेना है कि रेफर कर देगा ये रेफरेंस की यहाँ पर, ठीक है, और यहाँ से डेटा जो होगा मैच करेगा तभी इसमें डल सकता है। जिसकी अगर आपने 101 102 103 है अगर आपके टेबल में, टीचर टेबल में, आप 104 यहाँ डालोगे तो आ जाएगा फॉरेन की कॉन्स्टेंट, जिससे आप नहीं डाल सकते क्योंकि जिसको आपने रेफर किया है, जिसमें आपने रेफरेंस देने को देखा है उसमें सिर्फ 101 ही है। तो हम लोग क्या करते हैं, इन दोनों को हमने क्या किया, जोड़ दिया। कैसे जोड़ दिया? 2 की से, इसमें प्राइमरी की और फॉरेन की के हेल्प से जोड़ दिया। तब क्या हुआ, इन दोनों के बीच एक रिलेशन डेवलप। तो जब ये चीज आ गया कि नॉर्मलाइज्ड हो गया हमारा टेबल, हम प्राइमरी की और फॉरेन की तक पहुंच गए, तब जाके हमारा डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में कन्वर्ट। कोई दिक्कत, कोई डाउट आप लोग बताइए। और नॉर्मलाइजेशन की बात है तो नॉर्मलाइजेशन बहुत बड़ा चैप्टर है, अगर मैं अकेले नॉर्मलाइजेशन पढ़ाने चलूँ तो कम से कम 1.5-2 घंटे तो लग जाते हैं, ठीक है। और जब 6NF में क्या हो गया ना, इतना सारा टेबल बढ़ गया तो वापस से हमें एक स्टेप ऊपर है 5NF में और इसको बोलते हैं डीनॉर्मलाइजेशन। डीनॉर्मलाइज भी किया, ये अपने आप में बहुत बड़ा है
तो बस थोड़ा सा मैंने इसको ब्रीफ बताया, सिर्फ इसको बताने के लिए कि क्यों हमें जरूरत पड़ी नॉर्मलाइज करने की टेबल को, और नॉर्मलाइज करने के बाद फिर हमने तोड़ तो दिया, तो सब टेबल को नॉर्मलाइज कर करके हम लोगों ने तोड़ दिया, लेकिन जब उसको जोड़ा तो वो ही कहलाया रिलेशनल डेटाबेस माइनिंग। आज के डेट में जितना भी डेटाबेस पढ़ते हो वो सारा का सारा रिलेशन बेस्ड है। जैसे मान लेते हैं हम लोग टेबल बना लेते हैं, कोर्स टेबल बना लेते हैं, इसमें दो कोर्स आप कर रहे हो, कोर्स की आईडी और कोर्स का नेम हो गया, ये अपने आप में प्राइमरी की है, ये इसका प्राइमरी की है, ठीक है, और यही इसका फॉरेन की है, यानी कि रेफरेंस की बोलो फॉरेन की बोलो, ठीक है, और इसी के थ्रू ये दोनों टेबल के बीच रिलेशन क्रिएट हुआ, दैट इज कॉल्ड रिलेशनल डेटाबेस। तो अभी हाँ यस, ये जो डाटाबेस बनता है ये तो अंदर टेबल में बन रहा है, तो अलग अलग डाटाबेस है तो उनमें भी कनेक्शन हो सकता है क्या? नहीं, सेम डेटाबेस में आप दो टेबल है तो आप रिलेशन क्रिएट कर सकते हैं। अगर डाटाबेस अलग अलग हो नहीं तो नहीं, रिलेशन एपीआई का यूज कर सकते हैं। अब एपीआई के लिए अलग चीज हो गया, लेकिन अब डेटाबेस में जो रिलेशन की बात हम करते हैं तो ये भी एक एपीआई ही देता है आपको। डेटाबेस जो आपके प्रोग्रामिंग में, जैसे सपोज करो आपने पीएचपी पढ़ा है तो डेटाबेस से आपने कनेक्शन किया होगा माईसीक्वल से, ठीक है, लेकिन अलग डेटाबेस से कनेक्शन, एक डेटाबेस एबीसी के टेबल का XYZ के टेबल से आप कनेक्शन करके नहीं बनाएंगे, ठीक है, क्योंकि फॉरेन की और रेफरेंस की और प्राइमरी की लगाने के लिए डेटाबेस से होना चाहिए। टेबल चाहे जितना भी, जितने भी टेबल अलग अलग टेबल लो, आप 100 टेबल बना लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, बट एटलीस्ट डेटाबेस से होना चाहिए। हालांकि जब बनता है तो डीबीओ पहले लिखा जाता है, यहाँ पे डीबीओ डॉट टेबल का नहीं होता है, जैसे मान लो कि स्टूडेंट, जैसे हमें डेटा को कनेक्ट करना होता होगा ना कंटेंट से, कनेक्ट करना होता होगा ना कंटेंट से, कैसे करते होंगे, जैसे मैं रिएक्ट से करना है इसको, उसका कोड होता है। अब उसके कोड पे पूरा तो नहीं आऊंगी, लेकिन हाँ ठीक है, एक एपीआई होता है और उस एपीआई में उसकी डेटाबेस कनेक्टिविटी के लिए एपीआई मिलता है, सब में अलग अलग मिलता है। जैसे अगर आप पाइथन से कनेक्ट कर रहे हो तो आपको माईसीक्वल डॉट कनेक्टर मिलता है, जावा से कर रहे हो तो जावा डॉट सीक्वल डॉट स्टार जो होता है, जो सीक्वल डॉट स्टार होता है वो एपीआई होता है, वो कमांड तरीके से होती है। हाँ, वही हमारे पास ड्राइवर्स देता है, वही हमारे पास उसका पूरा लिस्ट रहता है कि किस तरीके से ड्राइवर को कॉल करोगे, कनेक्शन बनाओगे, स्टेटमेंट आपको क्या लिखना है, ये सारा फाइल्स होता है। इन सब का बना बनाया फाइल हमें मिलता है, बस उसको यूज करने का तरीका हमें पता होना चाहिए। तो हर एक लैंग्वेज से डेटाबेस को कनेक्ट करने के लिए अलग अलग एपीआई होता है और उस एपीआई के थ्रू हम लोग कर सकते हैं। और जो ये रिलेशन बनता है वो एपीआई से नहीं बनता, वो डेटाबेस के अंदर बनता है, ठीक है, कनेक्ट होने के बाद वो रिलेशन बनता होगा ना। नहीं 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 नहीं, ये कोड डेटाबेस वाले, देखो होता क्या है कि अगर आप बोलो कि मान लो सपोज करो आप फ्रंट एंड पे काम कर रहे हो, यहाँ आपको फ्रंट एंड पे, ठीक है, अब यहाँ फ्रंट एंड पे आपने फ्रंट एंड का काम कर लिया और यहाँ डेटाबेस है आपका, ठीक है, दोनों के बीच कनेक्ट करने वाला कौन होता है, यही हमारा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होता है, ठीक है। अब इसमें नोड भी आया है, लेकिन नोड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज उसको नहीं बोला जा सकता, उसकी तरह काम करता है लेकिन नोड जेएस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है, ठीक है, वो एक सर्वर साइड रन टाइम इन्वायरमेंट है, राइट। लेकिन अगर मैं जावा की बात करूँ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, पीएचपी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, तो इसी जगह पे आपका जावा काम करता है, आपका डॉटनेट काम करता है, पीएचपी करता है, पाइथन करता है, इवन नोड जेएस भी इसी जगह काम करता है, जबकि ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है, ये सर्वर साइड रन टाइम एनवायरनमेंट है, बट कोड वो होता है, उतना करता है, वो एपीआईज बनाने में या एपीआई से कनेक्शन में हेल्प करता है, तो इसलिए वो वहीं पे काम करता है। हाँ, किस क्वेश्चन पे हमने फ्रंट एंड पे आया था, हाँ क्या आप बोल रहे थे कि दोनों को मतलब कि रिलेशन तो ये बाद में बनाता होगा ना, नहीं, के बाद। हाँ रिलेशन बात। अब यहाँ से आप क्या करोगे, अब फ्रंट एंड फ्रंट एंड वाले ने तो सिर्फ डिजाइन बना के छोड़ दिया कि यहाँ सपोज करो नेम लिखा है तो नेम, यहाँ पे आईडी लिखा है तो आईडी
एंटर करो, या फिर आईडी और पासवर्ड लिखा है तो दोनों को चेक करो, और अगर लॉग इन करते हो तो करो। इसके लिए कोड कैसे कनेक्ट करेगा इस जगह जाके, वो लिखेगा प्रोग्रामर, ठीक है। लेकिन अब दो तरीका हो सकता है कि जैसे ट्रिगर्स वगैरह, या फिर सपोज करो कि रिलेशन वगैरह, डेटाबेस वाला अब डेटाबेस में ही यहाँ पे कोडिंग कर दे उस चीज की, ठीक है। जैसे मैंने प्रोजेक्ट बना के दिया था प्रोग्रामर पाइथन में, अखिल को, आई थिंक अखिल को जानते हो जो परसों आया था, ठीक। तो वो उसको दिया था, तो मैंने डेटाबेस में लिख के दे दिया कि कोडिंग मैंने ट्रिगर बना दिया, अब उस ट्रिगर को यूज करो और काम करो। ट्रिगर ही वहाँ पे इंसर्ट के ट्रिगर थे, तो मैंने डेटाबेस में ही ट्रिगर क्रिएट करके दे दिया कि अब इसके बाद आप जैसे भी यूज करो, सेलेक्ट द क्वेरी सिर्फ आपको लिखना है एज अ प्रोग्रामर। जैसे नेम आईडी मतलब वो फील्ड सेट जो है, नहीं, ट्रिगर थोड़ा अलग चीज है, ट्रिगर पे हम लोग अभी नहीं जाएंगे बहुत डेप्थ में, ठीक है। दैट मीन्स कि अब डेटाबेस का क्रिएट करना, ये सारा कुछ। अब बहुत सारे एपीआईज भी आते हैं, बहुत सारे फ्रेमवर्क्स भी आते हैं जो ये हेल्प करते हैं। जैसे मान लो कि हाइबरनेट आप लोगों ने सुना होगा, जावा का फ्रेमवर्क है, जो जिसमें कि सिर्फ आपको एक डेटाबेस क्रिएट करना है, बाकी सारा काम ही वही करता है। तो उस तरीके के एपीआई पे अगर काम करते हो तो यस, आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से ही सारा कुछ हैंडल हो जाएगा। लेकिन अगर आप नॉर्मली पाइथन या और किसी लैंग्वेज पे काम करते हो तो डेटाबेस पे काम होता है, और मैक्सिमम काम डेटाबेस वाला डेटाबेस पे ही होता है, और वही सिक्योर होता है, ठीक है। वहाँ यहाँ अगर क्वेरी वगैरह लगा देते हो, यहाँ आप ट्रिगर लगा देते हो, तो वही तरीका से ही उसी तरीके को फॉलो करके हमें आगे बढ़ना चाहिए, ठीक है। तो ये जो कोडिंग, जो ये रिलेशन क्रिएट करने की मैंने बात करी, वो क्रिएट होता है कहाँ पर? वो क्रिएट होता है आपके सीक्वल सर्वर में, माई सीक्वल में, ओरेकल में, जिसमें भी आप चाहो उसमें आप कर सकते हो। और जो एक चीज और मैं बताऊं कि सीक्वल सर्वर पे हम लोग बात करते हैं, इसमें जो सीक्वल है ना, या एसक्यूएल जो भी आप बोलते हो, इसका फुल फॉर्म होता है स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। अब ये इसके ऊपर आप सीक्वल सर्वर पढ़ते हो, या फिर माई सीक्वल पढ़ते हो, या फिर मान लो ओरेकल पढ़ते हो, इन तीनों में ये सीक्वल जो है ना वो सेम ही होता है, चेंज नहीं होता। अगर यहाँ पे क्रिएट डेटाबेस और डेटाबेस का नेम लिखा है तो हर जगह वही होता है। थोड़ा बहुत नॉमिनल सा चेंज है, जो कि अगर किसी एक को अगर आपने इसको पढ़ लिया तो आप इसमें भी काम कर सकते हो, आप इसमें भी काम कर सकते हो। बहुत नहीं होता है, छोटा छोटा सा चेंज होता है। जैसे अपडेट के साथ किसी में टेबल लिखते हैं, किसी में डायरेक्ट टेबल का नेम लिख देते हैं, तो बहुत छोटा छोटा सा नॉमिनल सा चेंज होता है। इसलिए ये सीक्वल वर्ड है ना, ये सब जगह सेम होता है। बहुत लोग बोलते हैं कि मैं सीक्वल कर रहा हूँ, तो सीक्वल कर रहा हूँ कुछ वर्ड नहीं है। डेटाबेस एसक्यूएल सर्वर और माईएसक्यूएल दोनों में डिफरेंस क्या है? दोनों के कंपनी का डिफरेंस है, ठीक है, सब अलग अलग कंपनी का। हालांकि आज के डेट में जाओगे तो माई सीक्वल जो है ना, वो सीक्वल सर्वर और ओरेकल दोनों ने इम्प्लीमेंट किया हुआ है। छोटे स्मॉल लेवल के लिए कुछ चीज है जो माई सीक्वल में कुछ एडवांस लेवल की फैसिलिटी नहीं है। ओरेकल ने पोस्टग्रे निकाला और इसने टी-स्किल निकाला, जिसमें प्रोग्रामिंग जो होता है ना, जैसे हम लोग इफ एल्स वगैरह पढ़ते हैं, डू व्हाइल पढ़ते हैं, ये सारा कुछ पोस्टग्रे में या फिर टी-स्किल में आया हुआ है। इस टाइप का कुछ माई सीक्वल ने अभी तक नहीं निकाला है। लेकिन लो लेवल जो अगर देखा जाए तो वो सारा कुछ माई सीक्वल से ही होता है। पीएचपी से कनेक्शन माई सीक्वल होगा, बहुत इजीली सपोर्ट पाइथन भी माई सीक्वल को करता है। हालांकि पाइथन बहुत अच्छे से मोंगो को भी सपोर्ट करता है, नोड भी मोंगो को ज्यादा सपोर्ट करता है, जो कि नो सीक्वल है। उसमें स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज नहीं लिखते, बट कोड तो वही होता है। एक तरीके से देखा जाए तो डेटाबेस तो क्रिएट करना ही है, टेबल तो क्रिएट करनी है, उसके बिना तो कुछ भी नहीं है। तो ठीक है, आई थिंक हम लोगों ने एक छोटे से चीज को बहुत आगे तक समझाया। बोलिए मैम, जैसे नोड के साथ जो डेटाबेस कनेक्ट करते हैं, हम माईएसक्यूएल से नहीं करते, नोड भी क्यों करते हैं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। माई सीक्वल पे भी बहुत सारा है, मैंने बना के दिखाया है। माई सीक्वल से करवा रही हूँ, प्रोजेक्ट में माई सीक्वल यूज हो रहा है। हाँ, मोंगो इसलिए क्योंकि बहुत लोग चाहते हैं कि स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज जो होता है ना, देखो स्ट्रॉन्ग तो है अनडाउटेडली, बट इसमें आपको पढ़ना भी पड़ता है, कोड भी याद रखना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि जैसे मान लो कि बहुत लोग बोलते हैं पाइथन इजी है, जावा थोड़ा टफ है, लेकिन जावा लॉन्ग रन में है भी। पाइथन अभी देखोगे तो स्टेप वाइज देखोगे तो एक स्टेप आगे है, बट अगर आप देखोगे कि एक चीज है जो इस स्टेज पे है तो है, एक स्टेज ऊपर एक स्टेज नीचे जा रहा है। बाकी सब जैसे डॉट नेट आया था वो भी जावा को पीछे छोड़ दिया था,
1-2 साल के लिए, जावा वहीं रहा, डॉटनेट खत्म, तो फिर से ऊपर आया इसके ऊपर लैंग्वेज, लेकिन ये वहीं एस्टैब्लिश है। क्योंकि वेब डिजाइनिंग की अगर मैं बात करूँ कि वेबसाइट बनाना है तो उसमें जावा बहुत बहुत अच्छे से सपोर्ट करता है, बहुत सारा फ्रेमवर्क्स है बहुत, लेकिन कोडिंग बहुत है, पढ़ना बहुत पड़ता है, चैप्टर्स बहुत है उसके, तो स्ट्रॉन्ग भी है, ये चीज़ें आती हैं। ठीक है, तो ये रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट को हम लोगों ने पढ़ा। और टी स्केवल आपने ट्रांजैक्ट स्केवल जो है, इसमें कुछ नहीं है, और नॉर्मल जो चल रहा था क्वेरी लैंग्वेज, उसी को हम लोगों ने थोड़ा सा प्रोग्रामिंग, जैसे आप लोगों ने पीएचपी पढ़ा है तो आप लोगों को पता होगा कि इफ वगैरह करना, डू वाइल मींस लूप्स पे काम करना, ठीक है, फंक्शंस पे काम करना, तो ये सारा कुछ पहले डेटाबेस में नहीं था, ये सिर्फ हमारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज था। इन दोनों का कॉम्बिनेशन बनाया गया कि क्यों ना इनको भी हम प्रोग्रामिंग के जो लूप्स हैं या फंक्शंस हैं, इन सबको हम लोग क्यों ना अपने डेटाबेस के साथ जोड़ दें, ताकि हमारा डेटाबेस भी बहुत स्ट्रांग हो जाए। तो ये जब किया गया तो SQL सर्वर ने जब उसको जोड़ा तो उसने टी स्केवल के नाम से रखा, और ओरेकल ने जोड़ा तो उसने पोस्टग्रे के नाम से रखा, पोस्टग्रे से, है ना। तो ये वही है और कुछ नहीं है। अब बात आती है कि क्यों SQL सर्वर हम क्यों पढ़ें, MySQL क्यों नहीं पढ़ें। ठीक है, एक तो देखो माइक्रोसॉफ्ट ने, मैंने पहले भी बताया है, अब बहुत कुछ हम लोग जान चुके हैं, तो थोड़ी देर इसकी के स्लाइड पे ही डिस्कस कर लेते हैं कि देखो SQL सर्वर क्यों, क्योंकि SQL सर्वर बहुत इंक्रिप्शन जो उसका होता है ना, वो बहुत स्ट्रॉन्ग लेवल पे है। तो एवरीवेयर एक ही चीज होता है कि ठीक है, आप किस पे काम करना चाहोगे, जो बहुत सिक्योर हो, आपका सिक्योरिटी बहुत हो, और डेटाबेस रिप्रेजेंटेशन हो या रिकवरी हो डेटा का, वो अच्छा होना चाहिए, सिक्योरिटी अच्छा होना चाहिए। मान लो सपोज करो कि आपका डेटा लॉस हो गया, तो SQL सर्वर में फैसिलिटी है कि आप डे वाइज डेटा को रिस्टोर कर सकते हैं, बैकअप ले सकते हैं, या फिर मान लो कि एक ऐसा फैसिलिटी है कि कल तक हमने इस डेट तक इतना डेटाबेस का बैकअप ले लिया है, अब आज से यहाँ से डेटाबेस का बैकअप लेना है, तो बैकअप करना, रिस्टोर करना बहुत हेक्टिक नहीं है, बहुत इजीली आप उसको स्टोर कर सकते हैं, और वो भी बहुत सिक्योर होता है हमारा डेटा। इस वजह से हम लोग SQL सर्वर पे जाते हैं, ताकि बाकी सब भी देता है, ये चीज ओरेकल भी देता है। मैं SQL सर्वर का वर्कशॉप है तो ऐसा नहीं बोलूंगी कि ओरेकल नहीं देता, ओरेकल भी देता है, बट यहाँ MySQL है कि थोड़ा लेवल उसका कुछ चीज में नहीं लेके आया है जैसे, तो वो थोड़ा लेवल उसका छोटा रह जाता है। इसीलिए छोटे छोटे जब प्रोजेक्ट बनाते हैं ना, तो बहुत लोग MySQL ही प्रेफर करते हैं, बल्कि वही ज्यादा करके सिखाया जाता है। तो ये सब तब आता है जब SQL सर्वर या ओरेकल तब आता है जब हम लोगों को सिर्फ डेटाबेस में जाना हो, डेटाबेस एनालिस्ट बनना हो, मीन्स की डेटाबेस पे ही आगे बढ़ना हो। अगर आप एक प्रोग्रामर हो और आपको थोड़ा सा पोर्शन डेटाबेस का सीखना है, तो मेरे हिसाब से आप MySQL को सेलेक्ट करो, तब आपको इतने बहुत इस पे जाने की जरूरत ही नहीं है। तब आपका डेटाबेस वाला जो बैठा है वो क्या करेगा, वो ये काम करेगा। अब डिपेंड करता है कि आप प्रोग्रामर हो या बैकएंड में डेटाबेस पे हैंडल कर रहे हो, उस पर डिसाइड करो कि आपको किस पे जाना है, राइट। और माइक्रोसॉफ्ट ने SQL सर्वर जब स्टार्ट किया था वो 1988 में स्टार्ट किया था, बट ये 1990 के करीब आया था डेटाबेस वाला, है ना, रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट। 95-96 में आया, जब रिलेशनल वाला फुल फ्लेज में रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट जो हमारे नॉर्मलाइजेशन पार्ट के बाद आया है। और अभी इसका जो वर्जन चल रहा है वो 2019 वर्जन चल रहा है, ठीक है। अब बहुत लोग ये पूछते हैं कि डेटाबेस का काम तो स्मॉल लेवल पे तो हम लोग एक्सेल में भी कर लेते हैं, है कि नहीं, एक्सेल में भी कर लेते हैं, तो क्यों पढ़ रहे हो SQL सर्वर, बताना चाहोगे। डाटा जो ज्यादा स्टोर नहीं हो पाता है और SQL में काफी लाख डाटा है, उसमें करीब कहाँ तक, जैसे एक्सेल में 10 लाख तक ऐसे करीब कर सकते हैं, और SQL पे उसमें काफी इससे भी ज्यादा हो सकता है। इसमें लाख तक, करोड़ तक जाता है एक्सेल का डेटा, और ये बहुत लार्ज स्केल पे है। और क्लाउड पे भी अगर देखा जाए तो क्लाउड पे भी SQL सर्वर वगैरह बहुत अच्छे से, Azure भी इसको बहुत अच्छे से सपोर्ट करता है, या
अमेजोन का जो है AWS, उस पर भी आप अच्छे से काम कर सकते हैं, ठीक है। एजोर तो माइक्रोसॉफ्ट वाले का ही है, तो एजोर को तो मतलब फुल्ली सपोर्ट है। आज के डेट में अगर आप SQL सर्वर को डाउनलोड करते हो तो उसमें लिखा है विद एजोर, क्योंकि क्लाउड के बिना तो आजकल, अब कौन चाहता है कि हम सारा का सारा डेटाबेस अपने सिस्टम में रखें, इतना सारा स्पेस चाहिए एंड सो ऑन। ठीक है, डेटाबेस हमें चाहिए ना, हम सिक्योरिटी का टेंशन लें, ना हमें सर्वर रखने की ज़रूरत है, कुछ भी नहीं करना। पहले मैं जब NIT में थी तो एपटेक की भी मैं बात बहुत पहले वाली बताती हूँ, और NIT की मैं बात बताती हूँ, उनका थोड़ा सा सर्वर का चक्कर बहुत रहता था। तो जब मैं स्टार्टिंग में थी तो एक सर्वर का रूम होता था, इतना बड़ा, ऐसे थोड़ा सा छोटा होता था, उसको मेंटेन करने के लिए एक इंजीनियर ऑलवेज वहाँ बैठा रहता था, जो फुल्ली बिल्कुल आराम से वो बैठा ही रहता था। लेकिन जिस दिन काम आता था उसका, सर्वर में कुछ प्रॉब्लम हुआ तो वो बस उस टाइम उसका बहुत उसका हालत खराब था। लेकिन बाकी टाइम वो आइडल बैठा रहता, वो बैठ के पैसा लेता था, उसकी सैलरी तो बस ऐसे दी जाती थी। महीनों महीनों वो बस एक चेयर लगा के, लेकिन उसको बैठा रहना पड़ता सर्वर के पास। हाँ, नहीं आती थी, जनरली नहीं आती है, लेकिन कई बार होती है ना, एग्जाम होता है ना, तो सम टाइम में दिक्कत आती है, नहीं आती है तो स्टाफ भी कई बार ऐसे करते हैं कि ठीक है यार, ये बहुत दिन बैठ गया, कुछ करते हैं, इसको भी काम लगाते हैं, जानबूझ के सर्वर में छेड़ देते थे, ऐसा करते ही तो स्टाफ सब होते हैं ऐसा। तो खैर वो अलग बात है, लेकिन वो आइडल बैठा रहता। उसकी सैलरी, और उसकी सैलरी बहुत अच्छी होती थी, क्योंकि वो सर्वर का इंजीनियर था, तो उसकी सैलरी अच्छी खासी जाती थी। उसकी सैलरी सिर्फ हमारे सेंटर से तो जाती नहीं थी, वो ऐसे से कितने सेंटर में ऐसा इंजीनियर बैठा हुआ था, हर एक सेंटर में आपको इंजीनियर का टीम देना पड़ता था, टीम बैठ ही नहीं रहती थी, टीम को बुलाया जाता। उसका सीनियर इंजीनियर को भी आपको हायर करके रखा। उसमें होता क्या था कि सीनियर इंजीनियर वगैरह रीजनल सेंटर हायर करती थी। अब ये इंजीनियर कॉल करेंगे कि सर ऐसा ऐसा प्रॉब्लम हो गया, मेरे से नहीं सॉल्व हो रहा है, तो वो आता था, उसका काम था विजिट करने का। तो वो इसके पैसा तो आपके यहाँ से भी जा रहा है उसका। तो अब इससे बेहतर है कि क्लाउड पे जाओ, जितना यूज करो उतना का पैसा दो, बात खत्म करो। इंजीनियर के एक महीने के सैलरी में आप उससे ज्यादा डेटा यूज कर रहे हो तो क्या दिक्कत है। तो ये सब होता था स्टार्टिंग में। अब अगर मैं फ्यूचर स्कोप की बात करूं तो इसके लिए मैं आप लोगों को SQL सर्वर का, आप लोग खुद भी फाइंड कर सकते हैं ये चीज। जैसे मान लो कि अगर मैं देखूं कि अगर जॉब्स में जाओगे तो आज भी देखोगे कि मीन्स की एक्सपीरियंस तो मांगते हैं, अनडाउटेडली इसमें थोड़े एक्सपीरियंस वाले को मांगते हैं, लेकिन ऐसा तो है नहीं कि फ्रेशर्स पर जाएंगे कहाँ। अगर सब कोई एक्सपीरियंस वाला मांगेगा तो वो एक्सपीरियंस वाला कहीं ना कहीं से तो फ्रेशर्स बन के आया होगा। ठीक है, फ्रेशर्स में बहुत ज्यादा जॉब नहीं है, बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन जैसे ही आप 6 महीने 1 साल कहीं भी एज ए इंटर्न या कुछ थोड़ा पेशेंस रख के काम कर लेते हो तो सैलरी बहुत अच्छी है और एस्टैब्लिशमेंट बहुत है। क्योंकि अगर मैं देखूं कि 10 लोग अगर आते हैं तो उसमें सिर्फ 2 या 1 लोग सेलेक्ट करते हैं, नहीं मुझे सिर्फ और सिर्फ डेटाबेस पे रहना है। लेकिन ये जो 2 और 1 लोग सेलेक्ट करते हैं ना, ये मेहनत बहुत करते हैं, तो इनका बहुत उसकी, उसके बाद प्रोग्रामर की सैलरी से बहुत ज्यादा डेटाबेस वाले की सैलरी हो जाती है। प्रोग्रामर से ज्यादा डेटाबेस वाले की सैलरी ज्यादा होती है, उस केस में नहीं होती है। अब डिपेंड करता है, देखो आप डेटाबेस में कितना एक्सपीरियंस लेके बैठे हो। कुछ प्रोग्रामर जैसे मान लो कि हम बोलते हैं ना कि जो आपका वेब डेवलपर है, वेब डिजाइनर है, एक्चुअली वेब डिजाइनर की सैलरी प्रोग्रामर बोलो या वेब डेवलपर बोलो इसको, तो इसकी थोड़ी कम होती है सैलरी, डेटाबेस वाले से भी सबसे कम होती है। लेकिन अगर आपका स्किल ऐसा है कि प्रोग्रामर अगर 2 वेबसाइट बना के दे रहा है और आप 5 वेबसाइट बना रहे हैं, क्योंकि आपका काम भी इजी है, अगर काम इजी है और थोड़ा एफर्ट लगाते हैं, थोड़ा एक्सपीरियंस आपके हाथ में है, तो आप ऐसा ऐसा 5 वेबसाइट बना के देते हो और मान लो प्रोग्रामर को ज्यादा सैलरी मिली एक वेबसाइट का, इसको सपोज करो कि मान लो 50,000 इसमें बात करते हैं, 50,000 मिल रहा है, इसने 2 बनाया, 1 लाख इसने कमा लिया, ठीक है, और इसको मिल रही है 20,000 रुपए, ठीक है, इसने 12 बना लिया, क्योंकि इसका काम बहुत इजी है। जो ये काम जितनी देर में करेगा उससे बहुत कम टाइम में वेब डिजाइनर, लेकिन एक्सपीरियंस है, आपको आइडिया है, आप खुद ही आप लोगों ने बनाया है, आप लोगों ने देखा है। आप लोग आई थिंक PHP पे काम करते हैं ना, फ्रंट एंड क्या है आप लोगों का? HTML CSS एंड जावास्क्रिप्ट रहता है। और किसमें मजा आता है आपको? बेसिकली फ्रंट एंड बैक एंड दोनों का यूज करना पड़ता है हमें।
क्योंकि इसकी आपको क्या लगता है कि अगर एज अ प्रोग्रामर मैं आपको बोलूँ कि एज अ प्रोग्रामर एक वेबसाइट में काम करके दिखाओ, या फिर आपको सिंपल सा HTML CSS और जावास्क्रिप्ट ही मान लो, उसके थ्रू एक पेज डिजाइन करके दिखाओ, क्या आप बहुत जल्दी कर लेते हो? ये भी इंटरेस्ट की बात है, प्रोग्रामिंग में इंटरेस्ट है तो वही कर पाओगे जल्दी, क्या कर लोगे जल्दी? कई तरीके हैं, डिपेंड करता है कि आपको किस टेक्नोलॉजी पे चाहिए। फॉर एग्जांपल वर्डप्रेस पे चाह रहे हो, या फिर प्योर कोड चाह रहे हो, या फिर बूटस्ट्रैप पे चाह रहे हो, तो वो डिपेंड करता है कि सामने आजकल वाले तो की डिमांड की। फ्रंट एंड को सपोर्ट करने के लिए इतना सारा कुछ है कि प्योर हार्ड कोड करते हुए तो मुझे लग रहा है कि 20% हैं अभी भी जो हार्ड कोड करते हैं, या है आपके यहाँ हार्ड कोड करने वाले बहुत ज्यादा हैं? या वर्डप्रेस पर जाता है, वर्डप्रेस हो गया, बूटस्ट्रैप हो गया, मतलब यही चल रहा है, कॉपी पेस्ट ही चल रहे हैं साइट्स में और ये सब में, तो यही चल रहा है आई थिंक। प्योर तो उसमें नहीं होता, हमारे यहाँ क्या है कि वर्डप्रेस पर ही करते हैं। वर्डप्रेस वर्डप्रेस मान लीजिए कि पेज बिल्डर है, उसे बना लेते हैं, इसमें तो कुछ होता है स्क्रैच से हो जाता है। बाकी कुछ पॉइंट्स होते हैं जहाँ हम लोग जहाँ कोडिंग करनी पड़ती है, तो उस फ्रेमवर्क में हम लोग HTML एंड CSS का यूज करते हैं, उसके हिसाब से करते हैं। ओके, तो दोनों ही बराबर पड़ जाता है। तो प्रोग्राम का ज्यादा यूज नहीं करता हूँ पेज बनाने में। पेज बनाने में ज्यादा यूज नहीं करते, वैसे प्रोग्रामिंग करते हैं। बट लेकिन अगर मैं बोलूँ आपको कि एक प्रोग्रामिंग के थ्रू कुछ काम करना और एक नॉर्मली वेब पेज बनाना, जल्दी क्या बना लोगे आप? वेब पेज जल्दी बन जाएगा। वही है कि अगर आपका एक्सपीरियंस है तो आप यहाँ रह के भी बहुत पैसे कमाते हो, तो पैसे क्यों, तो मैं नहीं मानती हूँ कि आप उसको ही गोल मान के चलोगे। हाँ ठीक है, सब में पैसा है, आप किस में स्किल अच्छा रखते हो वो बात, और कोई चीज बुरा नहीं है, चाहे .NET हो, PHP हो, जावा हो, पाइथन हो, मैं किसी लैंग्वेज को नहीं बोलती हूँ कि ये अच्छा है इसी में करियर है, नहीं, सब में करियर है। आप कहाँ लाई करते हो? आप टॉप में हो अगर किसी के, तो फिर आपके सामने कोई नहीं। आपको सिर्फ क्या बनना है कि मैंने जो सेलेक्ट किया है उसमें मुझे मास्टर बनना है, बस। सिलेक्शन थोड़ा मार्केट देख के जरूर करना चाहिए, ये भी नहीं कि आंख पे पट्टी बांधा और भाई मुझे ये अच्छा लगता है मैंने कर लिया, नहीं, ठीक है, आप मार्केट रिसर्च जरूर करो, लेकिन अगर आपने जिसको सेलेक्ट किया है ना, उसकी हाईएस्ट सैलरी देखो जरा, उसकी हाईएस्ट सैलरी क्या गई है, क्या वो भी तो इंसान है, वो अगर कर सकता है तो हम क्यों नहीं? तो आप अगर लग जाते हैं ना किसी भी चीज में, अगर आप लग के करते हैं तो होता है। आज मैंने रजत को एक क्वेश्चन दे दिया था एंड बोले थे मैं नहीं बताऊंगी, मैम ठीक है, पहला क्वेश्चन मैंने बता दिया, दूसरे में मैंने नहीं बताया, एट लास्ट रजत ने कुछ टाइम लगाया और सॉल्व करके दिया। तो समटाइम ये होता है कि नहीं, आप अपने ब्रेन को कहाँ ले जाना चाहते हो आप ले जा सकते हो, क्योंकि ब्रेन का तो बहुत कम पार्ट हम लोग यूज करते हैं, जैसा कि हम सब जानते हैं। आइंस्टाइन ने 8 और 10% आई थिंक यूज किया था, तो हम तो पता नहीं 1-2% भी आकर रखते होंगे, है कि नहीं? तो वहाँ वैसे वैसे कोई बात नहीं कि हम नहीं कर सकते हैं। चलो हम लोग कुछ कोड वगैरह देखते हैं कि क्या है इसका और कैसे हम लोग काम करते हैं, कुछ कोडिंग करते हैं कि डेटाबेस क्रिएट कैसे करते हैं। सिस्टम पे ही बताऊं, बोर्ड पे बताऊं, कहाँ बताऊं, आप लोग जैसे कंफर्टेबल, सिस्टम पे बताएं, ठीक है। ऑनलाइन एडिटर यूज कर लेती हूँ, या फिर आपका ये भी ओपन है, लेकिन अभी सबके पास मान लो सबके नहीं, इसका अपना आता है SQL सर्वर। मैं ऑनलाइन पे इसलिए करा देती हूँ ताकि आप सबको इजी रहे काम करना। आप लोग अभी भी आप सिस्टम्स पे बैठे और इस पे चेक कर लें। हालांकि ऑनलाइन पे सिर्फ थोड़ा बहुत कोड रन कराने के लिए कुछ चीज़ें नहीं देता है, अब ऑनलाइन में वो करता क्या है कि उसने अपना टेबल रखा है, यहाँ पे हम लोग टेबल क्रिएट नहीं कर सकते हैं और डेटाबेस क्रिएट नहीं कर सकते हैं। बट अब यहाँ पे MySQL मेरा खुला हुआ है, मैं यहाँ पे आपको कुछ चीज़ दिखाती हूँ। हालांकि SQL सर्वर इस पे मैंने अभी नहीं डाला हुआ है, मैं MySQL में ही दिखाती हूँ। मैंने बताया ना कि SQL स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज सबका सेम होता है। जैसे मान लो कि हाँ मैंने डेटाबेस क्रिएट किया, तो यहाँ पे हम लोग एक डेटाबेस क्रिएट करते हैं, ठीक है। आप अपना नेम बताइए। अमित। मैं अमित नाम से एक डेटाबेस क्रिएट करता हूँ, क्रिएट डेटाबेस, और डेटाबेस का नेम जैसे मैंने अमित नाम से एक डेटाबेस क्रिएट कर दिया।
फ्लो लाइन की लाइन को टर्मिनेट यहाँ से और यहाँ से लेके मान लो यहाँ पे एग्जीक्यूट कर दिया। अब क्रिएट डेटाबेस अमित, इसने क्रिएट कर लिया, मैंने रो अफेक्टेड। इसी तरीके का इन्वायरमेंट आपका उसमें भी आएगा। यहाँ रिफ्रेश करूंगी और यहाँ देखो कि अमित नाम से ये क्रिएट हो गया, लेकिन इसके अंदर अभी कोई टेबल नहीं क्रिएट हुआ है। तो हम लोग एक टेबल क्रिएट करते हैं। क्रिएट टेबल, आप अपना नेम बताइए, और मयंक नाम से क्रिएट कर देते हैं, ठीक है। और हालांकि मयंक नाम से टेबल तो नहीं क्रिएट करना चाहिए, मीन्स कि ऐसा नेम से हम लोग, लेकिन ठीक है, ये तो हमारे ऊपर, हम कुछ भी करें। यहाँ जैसे मैंने आईडी लिया, तो जब हम आईडी लेते हैं तो हमें टाइप बताना होता है, इसका डेटा का क्या टाइप होगा, ठीक है। तो जैसे सपोज करो कि आईडी है, तो हमें अगर हम मान के चलते हैं कि वैसे आईडी देखा जाए तो आईडी कैरेक्टर्स और न्यूमेरिक्स मिला के होता है। जहाँ कैरेक्टर और न्यूमेरिक्स सारा कुछ मिला हो उसको वेरिएबल कैरेक्टर बोलते हैं, वैर कैर लेते हैं, ठीक है। दोनों में ही इधर माईसीक्वल में काम करो और सीक्वल सर्वर पे काम करो और ओरेकल पे काम करो, सब में आपको वैर कैर ही आता है। लेकिन अगर हो सकता है कि आपको नंबर्स में लेना है तो हम लोग दोनों ही टेस्ट करना है, इसलिए इसको इंट में ले लिया ताकि ये नंबर्स में आ जाए। कॉमा मान लो नेम हमने दिया, तो नेम को हमने लिया वायरकर, और वायरकर में आपको बताना होता है कि कितने कैरेक्टर चाहिए। नहीं, इस इंट मतलब इंटीजर, ठीक है। वायरकर दैट मीन्स कि वेरिएबल ऑफ कैरेक्टर वेरिएबल था, ठीक है। तो इसमें आप दे सकते हो कितना, जैसे मान लो नेम है तो 50 कैरेक्टर में तो किसी का भी नेम हो जाएगा। अगर साउथ इंडियन नेम अगर आपके कंपनी में है किसी का तो 100 ले लेना, इतना तो जाएगा उनका, ठीक है। मैं दो ही क्रिएट कर, दो ही मीन्स के फील्ड ले लेती हूँ और इसको सेलेक्ट किया और यहाँ पे एग्जीक्यूट कर लिया, ठीक है। अभी ये हमारा टेबल जैसे मैंने ये टेबल बनाया एक डाटाबेस बनाने के बाद, फॉर एग्जांपल मैंने डाटाबेस बनाया नहीं, डायरेक्ट मैंने टेबल की कमांड लिख दिया तो एरर कर देगा। हाँ, क्योंकि डेटाबेस अगर नहीं है, अभी देखो अभी मैंने एक एरर किया क्योंकि मैंने डेटाबेस बनाया अमित, लेकिन अब मैं क्या बोल रही हूँ कि मैं यहाँ पे देख रही हूँ, चलो रिफ्रेश भी कर देती हूँ, क्या ये इसके अंदर बना? नहीं। अब देखो मयंक किसके अंदर बना होगा, यहाँ बना। क्यों? क्योंकि मेरा जो यूज वाला डेटाबेस है वो अनिमा नाम से डेटाबेस है, उसमें बना। तो जब हम डेटाबेस बनाते हैं ना तो हमें उसको बताना पड़ता है कि बहुत सारा डेटाबेस है, उसको यूज करो। तो उसके लिए एक कमांड होता है यूज और डेटाबेस का नेम, यूज अमित। अब ये अमित ओपन होगा, ठीक है। डेटाबेस तो बहुत सारा है, मान लो कि आज मैंने बना लिया, ठीक है। मैं कल आ रही हूँ फिर से काम करने, तो क्या कल फिर से बनाऊंगी तब जाके वो आएगा? नहीं, कल सिर्फ आपको आना है और यूज अमित करना है, जो आपका डेटाबेस है वो उसको यूज करना है। यूज करके एग्जीक्यूट कर दिया तो अब क्या हो जाएगा, अब वो डेटाबेस आपका ओपन है। अब अगर अभी तो नहीं आया, वापस से मैं इसको यहाँ पे क्रिएट करती हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे क्रिएट अगर मैंने कर दिया तो ये क्या हो गया, यहाँ क्रिएट मयंक। अब आके देखो इसके अंदर आ गया, अभी मयंक इसके अंदर भी है और यहाँ मैं रिफ्रेश कर देती हूँ एक बार। अब इसके टेबल के अंदर, इसके पहले देखो ये एरो बंद नहीं था, ठीक है। अभी यहाँ करेंगे तो यहाँ मयंक नाम से क्रिएट होगा। तो मैं मान लीजिए एक सर्वर है अपने पास, तो इसमें मैंने 4 डाटाबेस बनाया, D1 D4 था। आज मैंने काम किया, बंद किया, आज मेरा काम हो गया, सभी में कुछ ना कुछ काम किया। नेक्स्ट डे जब मैं इस सर्वर को लॉग इन करूंगा तो क्या मेरे को पर्टिकुलर किसी मान लीजिए D4 को यूज करना है, तो क्या यूज D4 मेरे को लिखना पड़ेगा या फिर आपको यूज, अगर मैंने ये नहीं लिखा तो वो कौन सा डाटाबेस है मेरा? तब तक आपका डेटाबेस ही ओपन नहीं होगा। मान लो अगर आप फर्स्ट टाइम कोई डेटाबेस नहीं ओपन करके आते हो तो या तो कुछ चीज होता है ना, लास्ट को याद रख लेता है, या फिर जैसे मेरा ओपन ही था, अब अगर मैं पूरा क्लोज कर देती हूँ तो मुझे बताना पड़ेगा कि कौन सा। मैं यहाँ से क्लोज कर देती हूँ, ठीक है। यहाँ से मैंने इसको क्लोज कर दिया। अब यहाँ से मैं आके मैं एक्चुअली माईसीक्वल पे आप लोगों को दिखा रही हूँ क्योंकि अभी इसमें मैंने माईसीक्वल ही ओपन किया हुआ है। तो यहाँ पर आपका सिर्फ और सिर्फ सर्वर के साथ ही ओपन होता है, उसके बाद आपको बताना पड़ता है बाय डिफॉल्ट एक चीज नहीं किया तो फिर मैं जो भी प्रोग्राम एग्जीक्यूट करूंगा कमांड इसमें वो तो चलेगा नहीं चलेगा, या तो आपका एरर दे देगा। लेकिन एरर इसलिए नहीं आता है कि जब आप सीक्वल सर्वर पे काम करोगे ना तो कोई डेटाबेस नहीं ओपन है तो मास्टर नाम से उसमें कुछ बना होता है टेबल, तो मास्टर नाम से एक टेबल डेटाबेस होता है उसका, जिसमें कुछ
चीजें लिखी होती हैं तो ये मास्टर डेटाबेस बाय डिफॉल्ट ओपन होता है। तो ये हालांकि अलाउड नहीं है इसके अंदर आप करो, लेकिन कुछ चीजें इसमें एग्जीक्यूट हो जाए तो जाके वहाँ यानी कि जैसे अभी तो आपने जब- अमित नाम का आपने डाटाबेस बनाया, अमित नाम का टेबल किया, लेकिन अमित को आपने यूज ही नहीं किया। हाँ तो वो उसमें नहीं बना, और जो तो उसमें चला गया। उसके लेकिन अंदर नेक्स्ट मैं जब रन करूंगा और मैंने कोई डाटाबेस कॉल नहीं किया, तो डायरेक्ट मैंने फिर से एक टेबल बना दिया T2, और ये टेबल बनाया तो डायरेक्ट अपना जो मास्टर डाटाबेस उसमें जाकर के हाँ उसमें जाकर क्योंकि उसका मास्टर जैसे इसको ओपन करोगे ना तो ये लास्ट को लेगा, लेकिन वहाँ क्या होता है, यहाँ देखो अभी नो ऑब्जेक्ट सेलेक्टेड है ना, नो ऑब्जेक्ट सेलेक्टेड, और हम लोग क्या करते हैं, हम लोग ये कमांड को रन करते हैं, क्रिएट टेबल मयंक, टेबल मयंक ऑलरेडी एग्जिस्ट। अब चूंकि इसमें ना एक टेबल खुला हुआ रहता है तो ये दे रहा है, मान लो मैंने कोई और मयंक 1 कर देती हूँ यहाँ पे मयंक, तो अब ये क्योंकि यहाँ नो ऑब्जेक्ट दे रहा है और यहाँ पे 0 रो अफेक्टेड, 1 रो अफेक्टेड नहीं आया आपका, क्योंकि कमांड तो आपका सही है लेकिन क्रिएट नहीं हुआ, क्योंकि आपका कुछ यहाँ पे कोई डेटाबेस क्रिएट ही नहीं है। आप यहाँ पे आओ, अच्छा यहाँ बाय डिफॉल्ट लास्ट वाला सेलेक्टेड था, तो लास्ट जो सेलेक्टेड है वहाँ पे फिर से होता है, उसका बाय डिफॉल्ट क्या सेलेक्टेड होता है, अगर उसमें आओगे तो मास्टर बाय डिफॉल्ट सेलेक्टेड होता है, तो मास्टर के अंदर काम हो जाएगा। कुछ चीजें अलाउड नहीं है मास्टर के अंदर, वो आप नहीं कर सकते, अदरवाइज टेबल वगैरह करेक्ट होता है। तो जिसको हमें यूज करना है वहां आके यूज करेंगे, यहाँ पे यूज पे हम आ गए और यूज हमने यहाँ पे ले लिया कि यूज अमित। अब अमित के अंदर जो भी होगा ये अमित के अंदर हमारा काम होगा, राइट। अब यहाँ पे हमने ये दे दिया। अब देखो यहाँ पे जैसे मैं क्लिक करूंगी यहाँ पे आ गया स्कीमा अमित, यहाँ पे इस जगह आता है, और जब आप SQL सर्वर में आओगे तो इस जहाँ नेविगेटर लिखा है ना, इस जगह पे आपका दिखाएगा कौन सा डेटाबेस है, तो वहां पे आप लोग इस तरीके से काम करोगे। और अगर आप ऑनलाइन पे आते हो तो आप क्वेरीज कर सकते हो, आपका टेबल ये बनाया है, ठीक है, जो हमने टेबल यहाँ बनाया है वो चीज वो ये बना के दे चुका है। बस हम लोग प्रैक्टिस क्या कर सकते हैं, हमने बनाए टेबल में अगर हमें सेलेक्ट की क्वेरी चलानी है या क्वेरीज पे काम करनी है तो हम लोग यहाँ पे काम कर सकते हैं। जैसे सपोज करो कि यहाँ पे सिंपली अगर सेलेक्ट स्टार फ्रॉम कस्टमर, तो ये रहा हमारा कस्टमर टेबल, अगर मैंने यहाँ पे सेलेक्ट किया तो ये कस्टमर टेबल का पूरा डेटा लेके आ रहा है। और मैंने क्या बोला था कि अगर किसी पर्टिकुलर फील्ड पे काम करना है कि सिर्फ मुझे कंट्री देखना है, किस किस कंट्री से हमारे यहाँ स्टूडेंट है या सॉरी कस्टमर है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम नहीं लिख के हम लोग क्या करेंगे, स्टार जो होता है दैट मीन्स कि सारे फील्ड, ऑल फील्ड के लिए स्टार, हम लोग यहाँ पे कंट्री दे देंगे, स्पेलिंग से कंट्री। अब ये सिर्फ और सिर्फ कंट्री हमारे लिए लेके आया, देखो ये सारे कंट्री सिर्फ लेके आया, इस टेबल का सिर्फ और सिर्फ कंट्री लेके आया। या फिर ऑर्डर टेबल है हमारा, अगर हम चाह रहे ऑर्डर टेबल से आइटम्स दिखा दे कि कौन कौन से आइटम है, तो हमने क्या लिखा, सेलेक्ट आइटम्स, आइटम है चलिए आइटम फ्रॉम, और यहाँ टेबल का नेम, टेबल का नेम क्या है, ऑर्डर, ऑर्डर्स का ऑर्डर्स। अब ये ऑर्डर से आइटम दिखाएगा कि हमारे पास कौन कौन सा आइटम है और क्या है, तो देखिए सारा आइटम हमें दिखा दिया। अब सपोज करो कि क्वेरी, जैसे मैंने बोला था कि क्वेरी में हम बहुत सारा और सारा क्लॉज भी लगा सकते हैं, तो कुछ हम लोग देखते हैं जिसमें मान लो मैं क्या चाह रही हूँ, तो वो आइटम दिखाओ जिसके प्राइस 500 से ज्यादा है, ठीक है। तो यहाँ पे सेलेक्ट आइटम फ्रॉम ऑर्डर, वेयर कमांड यहाँ पे यूज होता है, वेयर क्या है, अमाउंट लिया है ना, वेयर अमाउंट, AMO ये लिखा है ना, अमाउंट ग्रेटर देन 500, तो जिसका प्राइस 500 से ज्यादा होगा सिर्फ उसी का नेम दिखाएगा। तो आइटम हमने लिया है, अब मैं क्या करती हूँ यहाँ पे स्टार कर देती हूँ, मुझे सारा डेटा चाहिए, ठीक है, फील्ड सारा चाहिए, लेकिन जिसका प्राइस 500 से ज्यादा है उसी का चाहिए। तो यहाँ पे रन करो और देखो ऑर्डर नंबर 3, आइटम क्या है, मॉनिटर, अमाउंट है 12,000 और कस्टमर आईडी है 3, ठीक है। दैट मीन्स कि ये आपके ऑर्डर्स हैं जो आपको कस्टमर को
वो देनी है, ठीक है। अब अगर मान लो कि मुझे चाहिए कि जिसका एज ग्रेटर देन 25 है, ग्रेटर देन इक्वल्स 25 है, उस कस्टमर का नेम या फिर पूरा का पूरा टेबल ही दिखा दो। तो सेलेक्ट स्टार फ्रॉम क्या कौन सा टेबल है मेरा, कस्टमर, वेयर क्या देना है हमें, एज है ना, एज ग्रेटर देन 25 दे देते हैं। तो 20 ग्रेटर देन 25 अगर हम लिखेंगे तो ये 25 भी नहीं आएगा, लेकिन अगर हम लोग ग्रेटर देन इक्वल्स 25 लिख देते हैं तो ये क्या हो जाएगा कि इसको अगर रन करूंगी तो इसमें इंक्लूडिंग 25 भी हमारा ये डेटा आ गया, ठीक है। अब अगर यही वेयर कमांड अगर हम लोग मुझे दूसरे पे भी लगाना है कि उसका एज जो है वो ग्रेटर देन इक्वल्स 25 हो और उसकी जो कंट्री हो वो यूएसए हो, तो इसको कैसे देखेंगे, एंड, और यही मेन है, यही चीज मेन है, क्योंकि आपको करना क्या होता है जब यूजर को दिखाना होता है, मान लो कि उस नेम का, जैसे आप ईमेल लॉगिन करते हो तो क्या करते हो, अपना नेम डालते हो, अपनी ईमेल आईडी डालते हो और पासवर्ड डालते हो, तो मुझे यही क्वेरी तो बैक एंड में रन होती है, ये प्रोग्रामर इसी क्वेरी को तो लिखता है कि इस आईडी और ये पासवर्ड अगर है आपके टेबल में जहां पे भी मैच करता है तो क्या करो, नया पेज ओपन कर दो, और अगर नहीं मैच करता है तो दे दो कि रॉन्ग यूजर आईडी और पासवर्ड, इस तरीके की क्वेरी। या बहुत जब बच्चे रिजल्ट देखते हैं तो उनका रिजल्ट लेके आना एंड सो ऑन, उन सब के पीछे क्या काम कर रहा होता है, ये क्वेरीज ही काम कर रही है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है तो क्वेरी। तो प्रॉपर क्वेरी कैसे आए, इसके लिए टेबल्स को कैसे हम बनाएंगे, कैसे रिलेशन जनरेट करेंगे, कैसे ट्रिगर्स क्रिएट करेंगे कि अच्छा इतना डेटा आपने डाल दिया, अब डिलीट का परमिशन किसी को नहीं देना है, किसी को बोलना है कि आज 200 डेटा डल जाना चाहिए, एक दिन में 200 डेटा से अगर ज्यादा कोई डालने की कोशिश कर रहा है तो वहां पे मत और डेटा रिकॉर्ड और एंटर ना करने दो। कुछ इस तरीके का जब हम रेस्ट्रिक्शंस लगाते हैं, दैट इज कॉल्ड ट्रिगर्स, वहां पे ट्रिगर जनरेट हो जाए कि एक पॉपअप अपने आप आ जाए कि आप इसके आगे आप काम नहीं कर सकते, या मान लो एक कॉल करना है 200 मिनट से ज्यादा हो गया तो एक पॉपअप आ जाए नहीं, अब आपका कॉल लिमिट खत्म, मींस के होता है ना मोबाइल में डेटा लिमिट होता है ना, वो क्या है, वो ट्रिगर है कि डेटा लिमिट हो गया तो खत्म, अब इसके बाद आप नहीं यूज कर सकते। तो खत्म। अच्छा तो हमने क्या दिया था कि वेयर एज ग्रेटर देन 25 एंड कंट्री, कंट्री यही लिखा है ना इन लोगों ने, COUNTRY, कंट्री कंट्री इक्वल्स, चूंकि कंट्री हम लोग ऐसे गेस कर सकते हैं कि कंट्री लिया है तो वारकर ही लिया होगा, तो वारकर डेटा को सब, जैसे एज के सामने हमने ऐसा कोई सिंगल कोट नहीं लगाया, लेकिन ये वारकर ही होगा। अगर हम लोग देखना चाहें कि ये वारकर है कि नहीं तो इस साइड में ये बता रहा होगा कि कंट्री को इसने वारकर लिया है, तो वारकर लिया है तो हम लोग इसको क्या करेंगे, सिंगल कोट में यूएसए लिखेंगे, ठीक है, सिंगल कोट में यूएसए इसने लिखा है, तो कंट्री यूएसए हो तो उसको दिखा, तो एग्जीक्यूट किया और इसको एक ही मिला जिसका एज 25 से ऊपर हो, कंट्री यूएसए हो, तो उसको दिखा दिया। इस तरीके से हम लोग क्वेरीज को रन कर रहे होते हैं। तो आप लोग अगर चाहें तो इस क्वेरीज को रन कर सकते हैं, एक एक सिस्टम, आरती और दीपक और आप उधर का सिस्टम ले लीजिए, इन दोनों आपका सिस्टम क्या है, जैसे ये क्वेश्चन था, कुछ डाटा जो होते हैं जो मल्टीपल साइट पर देखते हैं, एक ही जगह पे डाटा अपडेट होता है बट अलग अलग साइट पर देखते हैं, ये क्लाउड से जुड़े होते हैं सारा कुछ। तो कंसेप्ट क्या था, फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि मेरा एक वेबसाइट है जिस पर मैंने कोई डाटा कलेक्ट किया, और एक वेबसाइट मेरा है इस पर कुछ डाटा है, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि इस पर कुछ मैंने जो डाटा है इसमें जो रिप्रेजेंट शो करा रहा हूँ ये डायनेमिक है, डाटा चेंज होते जा रहे हैं, तो वही डाटा मेरे इस साइट पर भी दिखे। हाँ, क्यों नहीं दिखेगा, अगर दोनों एक ही डेटा को एक्सेस कर रहे हैं तो डेटा कहीं ना कहीं ऐसे जगह पे स्टोर होना चाहिए। अब ये दो साइट है, अब डिपेंड करता है कि आप क्लाउड से एक्सेस कर रहे हो या आप एक ही सिस्टम में दो वेबसाइट को एग्जीक्यूट कर रहे हो। जिसकी अगर मेरा डेटाबेस, अगर मैं ये डेटाबेस मेरा अमित है और अमित वाले डेटाबेस को दोनों एक्सेस कर रहे हैं, दोनों ने अमित दोनों जो वेबसाइट का यूआरएल है ना सर्वर सेम यूज हो रहा है, बट उस सर्वर में डाटाबेस जो है दोनों का अलग है, D1 D2 है,
अब D1 में वेबसाइट 1 जो URL है वो इस के साथ कनेक्टेड है और वेबसाइट 2 का URL जो कनेक्टेड है वो D2 से इसका डाटाबेस है, यानी कि इसका डाटा इसमें कलेक्ट होगा, इसका डाटा इसमें। अब मैं चाहता हूँ कि जो D1 का डाटा है वो W2 में, यानी कि दूसरे वेबसाइट में जो कि D2 में उसका सारा स्टोर होगा उसमें मैं स्टोर कराना चाहता हूँ। ऐसा हो सकता है? हाँ, हो सकता है। आप यहाँ पे देखो, जैसे मान लो कि मैं आपको यहाँ पे दिखाती हूँ, एक मैं पाइथन में कोड दिखा देती हूँ, आपका डाउट आई थिंक थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा, या मैं जावा या कहीं एक जगह से दिखा देती हूँ। किसी एक कोड को आप देखोगे ना तो वो इजीली मेरा खुला हुआ है, मैं यहाँ क्लिप्स नहीं दिखा, जावा नहीं दिखा देती, दोनों ही दिखा दूँगी। लेकिन वहाँ पर हमें बताना होता है कि ये डेटाबेस है। अब अगर उसमें मैं एक और नया पेज बना लूं और वहाँ पे डेटाबेस का नेम चेंज कर दूं, एक्सेस कर सकती हूँ। ऐसा बाइंड नहीं है कि एक प्रोजेक्ट एक ही डेटाबेस को यूज करेगा। जनरली होता क्या है कि सिंप्लीफाई करने के लिए आप एक डेटाबेस को यूज करते हैं, क्योंकि रूल्स क्या है कि एक डेटाबेस एक डेटा से कनेक्टेड होता है, या वहाँ मैं क्यों जा रही हूँ, यहीं पर मैं अगर मैं चाहूँ तो एक ही डाटाबेस पर अलग-अलग URL को कनेक्ट कर सकता हूँ। कर सकते, क्योंकि वो तो आपको कनेक्टिविटी है। ये देखो, ये कनेक्टिविटी है। आप कैसे करना चाहते हो ये टोटली आपके ऊपर ही डिपेंड करता है। मैं यहाँ पर किसी एक को ओपन करती हूँ, कोड वगैरह किसी में एक में ओपन कर लेती हूँ। अब देखो यहाँ पर जब हम कनेक्शन, जैसे मैंने बोला था ना कि हर एक API देता है, जैसे यह कनेक्टर है, यहाँ ड्राइवर है, प्रीपेयर्ड स्टेटमेंट है, तो ये सारा किस API से मिला है? हमें SQL API है, java.sql है ना, ये हमारा API है जो कि दिया हुआ है, ठीक है। तो इस API को ये जावा के लिए बनाया हुआ है, तो उसने दिया है। अब यहाँ पर जब हम लोग कनेक्शन स्ट्रिंग बनाते हैं, पूरा का पूरा हमारा डेटा कहाँ से कनेक्ट होगा, तो यहाँ पर देखोगे ना, ये जो लिखा है ना, ये है डेटाबेस में। हमें पूरा पाथ बताना होता है कि जो कनेक्शन बनाओगे वो कहाँ रहेगा। JDBC MySQL है, उसके अंदर लोकल होस्ट है। अब ये लोकल होस्ट, क्योंकि ये हमारा लोकल होस्ट पे काम कर रहा है, यहाँ लोकल होस्ट का मतलब होता है सेम। आप अगर अलग अलग सिस्टम पे काम कर रहे हैं तो आप अलग अलग सिस्टम का दीजिएगा। लोकल होस्ट का मतलब सेम सिस्टम पे काम करना। आप यहाँ पे IP एड्रेस दे दें अपने सिस्टम का पूरा एड्रेस, जैसे डेस्कटॉप का या किसका आता है ना कंप्लीट, तो वो कंप्लीट आप एड्रेस दोगे। मैं सेम सिस्टम पे काम कर रही हूँ, मैंने लोकल होस्ट दिया, और 3306 क्योंकि MySQL का ये कोड होता है, यहाँ पे हम डेटाबेस देते हैं। अब अगर मान लो कि मेरा काम कुछ ऐसा है कि मुझे अमित वाले डेटाबेस से भी मुझे कुछ डेटा निकालना है, तो मैं क्या करूँगी, एक और कनेक्शन कॉन 1 बना लूंगी, और कॉन 1 में मैं दूसरे डेटाबेस को ले लूंगी। हाँ, ये अगर आप बोलोगे कि एक ही कनेक्शन में दोनों डेटाबेस ले ले तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन नया कनेक्शन बना के अब मैंने यहाँ पे अपडेट किया। अब ये क्या बनाया कि ये पूरा का पूरा पाथ यहाँ जाके इस डेटाबेस में जाके पॉइंट किया हुआ है, इस जगह का पाथ उसको मिला है। यहाँ तक पहुंचने में जो पाथ चाहिए वो पाथ उसको मिला हुआ है, वो यहाँ तक पहुंच गया। अब जब यहाँ तक पहुंच गया तो इसके अंदर जितना टेबल है वो उसको एक्सेस कर सकता है, इन सभी टेबल को। तो इस टेबल में अब अगर मुझे कुछ एडिट करवाना है, कुछ भी, जैसे मान लो अपडेट करवाया हमने, तो अपडेट का कोड हमने लिखा, और यहाँ पर स्टूडेंट 1 टेबल है, उसके अंदर हम कोई काम कर रहे हैं। तो जितने सारे टेबल हैं इसके अंदर, देखो स्टूडेंट 1 टेबल है, उसके अंदर हम लोग कुछ काम कर रहे हैं। इस तरीके से हम जितने टेबल हैं वो किसी के अंदर हम लोग काम कर सकते हैं। लेकिन अगर मुझे क्या करना है कि अमित के अंदर जो मयंक है उसके अंदर काम करना है, तो हम यहाँ पे वो कोड करेंगे। तो ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के थ्रू आप जिसके भी कोडिंग लिखेंगे वो पॉसिबल है कि आप उससे कनेक्ट कर पाए। कनेक्शन देते टाइम ये JDBC जो लिखा है वो देना पड़ता है। ये सब देखो, ये सब तो तुम लोगों को फिर प्रोग्रामिंग लाइन में आना है। मैंने जस्ट इनका क्वेरी का आंसर किया कि हम लोग यहाँ डेटाबेस मेंशन करते हैं। हर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जब भी काम करेगा तो वो पूरा का पूरा पाथ के साथ डेटाबेस का नेम देगा। तो आप अगर 2 डेटाबेस पे काम करना चाहते हैं तब 2 डेटाबेस से 2 कनेक्शन बनाना पड़ेगा। बस इतना है कि कनेक्शन आपको 2 बनाना पड़ेगा। अब अगर मुझे ये चाहिए कि ये किसी अदर प्रोजेक्ट में यूज हो रहा है, तो ऐसा रेस्ट्रिक्ट नहीं किया गया है कि मैं इस प्रोजेक्ट में इसको नहीं यूज कर सकती। एक ही डेटाबेस पर 2 प्रोजेक्ट भी काम कर सकते हैं। बट ये है कि आप उसके लिए ऑथोराइज्ड हो कि नहीं। अगर आपका खुद का ही है तो आप 10 साइट को कनेक्ट कर लो उससे। मान लो मैंने डेटाबेस बनाया, ठीक है,
और मैं डेटाबेस आपको किसी कॉस्ट पे दे रही हूँ कि मेरे डेटाबेस को आप एक प्रोजेक्ट में यूज करो, और आपने 2 में यूज कर लिया, और मुझे तो पता चल जाएगा क्योंकि सारा कुछ स्टोर, देखो जो भी फ्रंट एंड से दे रहे हो, जो भी क्वेरी कर रहे हैं, स्टोरेज कहाँ हो रही है डेटाबेस के अंदर। तो जो डेटाबेस वाला है उसको तो सब कुछ पता है कि मेरे पास ये डेटा स्टोर हो रही है। अगर आपने अनऑथराइज तरीके से तो क्या करेगा, रिस्ट्रिक्ट कर देगा, इवन एक्सेस भी रिस्ट्रिक्ट कर देगा आपका। तो अगर आपका है तो आप एक नहीं 10, एडमिन पर डिपेंडेंट है, एडमिन अगर आपका एक्सेस हाँ, अगर आपका एडमिन ओके करता है तो आप एक ही डेटाबेस को दोनों में एक्सेस कर सकते हो, और दोनों सेम डेटाबेस को एक्सेस कर सकता है कि इसका अपडेशन ये भी देख सकता है, इसका अपडेशन ये भी देख सकता है। एक वेबसाइट 2 से ज्यादा डेटाबेस को यूज कर सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं, कर सकता है, कोई प्रॉब्लम। चलिए, अब आप लोगों का कोई डाउट लीजिए, कुछ क्वेरी हो तो पूछ सकते हैं बिल्कुल। इंस्टॉलर इसको तो वैसे डिलीट करना है बहुत सारा कुछ। आप लोगों की कुछ क्वेरी है तो आप पूछिए। अब हम लोग आ जाते हैं, अगर क्वेरी नहीं हम लोग आते हैं इसका क्या रैंकिंग वगैरह ये सब क्या चल रहा है, ट्रेंडिंग क्या है। अब अगर वैसे भी देखोगे कि आज के डेट में पाइथन भी हमारा डेटा एनालिस्ट के फील्ड में हेल्प कर रहा है, प्रोग्रामिंग के थ्रू हेल्प कर रहा है, तो वहाँ भी क्या चाहिए आपको, डेटाबेस तो चाहिए ही चाहिए। हर एक प्रोजेक्ट को एक डेटाबेस चाहिए, तो डेटाबेस का मार्केट अभी डाउन, देखो डाउन तो किसी का नहीं होगा। अगर मैं बोलूँ तो ना तो वेबसाइट, अगर आप एक वेबसाइट बना रहे हो तो 3 चीज को कंबाइन किया गया है, वेब डिजाइनिंग को, प्रोग्रामिंग को और डेटाबेस को। तो जब 3 चीज मिलकर काम कर, 3 लोग एक साथ एक टीम में काम करें, तो तीनों में से किसी का मार्केट डाउन नहीं बोलना चाहिए। उसी में है कि किसी ने कुछ यूज किया, किसी ने कुछ किया, किसी ने कुछ यूज किया। उसमें मैं बोलूंगी कि हाँ, अगर आपको थोड़ा एडवांस लेवल पे जाना है तो आप SQL सर्वर या ओरेकल पे काम कर सकते हैं, लेकिन अगर आप प्रोग्रामर हैं और आपको थोड़ा बहुत कुछ करना है तो MySQL सर्वर काम चलेगा। तो आप मीन्स कि अगर मुझे बहुत छोटा सा चीज चाहिए तो मैं इतना कॉस्ट क्यों पे करूँ, टाइम भी आप दे रहे हो तो कॉस्ट ही है ना, कन्वर्ट होके तो कॉस्ट में ही कन्वर्ट होता है। तो वो चीज़ है, कर सकते हैं, वो कैसे कर सकते हैं, ये चीज़ है। तो ये डिसाइड करना होता है कि हमारा क्या यूज है, कैसे यूज है, उसके अकॉर्डिंग आपको क्या सीखना है, उस पर हाँ, ये मार्केट के अकॉर्डिंग आप देखें तो इसका बहुत अच्छा ये है। और अगर पूरे इसमें आएंगे तो ईजी के वजह से देखो MySQL सेकंड पोजीशन पे है, क्योंकि ये बहुत इजी कर देता है काम को और बहुत लोग इसको यूज कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे आप आएंगे तो देखिए SQL सर्वर यहाँ पे आ जाता है आपका, माइक्रोसॉफ्ट का SQL सर्वर है, यहाँ SQLite है और SQL सर्वर। तो मार्केट में ऐसा नहीं है कि बहुत डाउन जा रहा है कोई चीज या बहुत अप जा रहा है। कुछ चीजें होती हैं कि हाँ इजी है तो ज्यादा लोग यूज कर रहे हैं तो उसका रैंकिंग ऑब्वियस है कि अगर मान लो 100 लोग किसी चीज को यूज कर रहे हैं तो उसकी रैंकिंग हाई हो जाएगी। बट वो 100 लोगों में डेटाबेस पे कौन काम करता है वो आपको दिखता है, क्योंकि MySQL को प्रोग्रामर्स भी यूज कर लेते हैं और डेटाबेस वाले भी यूज करते हैं, क्योंकि हैंडी है। कोई चीज मान लो कि कोई एक कैमरा है छोटा सा, आप लेके कहीं भी जा सकते हैं, लेकिन अगर आप एक यूट्यूबर हो या फिर आपका पोर्टफोलियो बनाने का काम है या कुछ ऐसा है तो आप हैंडी कैमरा से तो काम कर नहीं सकते। लेकिन हैंडी कैमरा बहुत बिकेगा, वो कम बिकेगा, लेकिन जब आपको उसका यूज है बड़े वाले कैमरे बड़े वाले सेटअप का, तो जब आपको उसका यूज है तो उसको ही लेना पड़ेगा, तब आप हैंडी कैमरा से काम नहीं चला सकते। लेकिन अगर रैंकिंग देखी जाएगी कि कितना सेल होता है उस अकॉर्डिंग अगर आपको सेलेक्ट करना है तो ऑब्वियस है कि हैंडी वाला चीज अब तो आएगा ही आएगा। सैलरी वाइज भी SQL सर्वर अच्छा जा रहा है और अच्छा जा रहा है। SQL सर्वर माइक्रोसॉफ्ट का है इसलिए बहुत ये है। हाँ, जावा पढ़ने वाले के लिए, सिर्फ जो जावा कर रहा है उसके लिए ओरेकल, क्योंकि जावा को ओरेकल ने परचेज किया। पहले सन माइक्रो सिस्टम का था,
सन जावा बोल देते हैं, आप ओरेकल जावा बोल देते तो ओरेकल ही करते हैं ना जावा हैं। हाँ, क्योंकि उसने ले लिया ना सर्टिफिकेशन वगैरह सब कुछ, उसने सन से परचेज ही कर लिया है, तो इसलिए जावा वाले के लिए उसने कुछ ऐसा दिया हुआ है कि हम जावा कर सकते हैं। लेकिन जावा भी माइस्क्ल और SQL सर्वर को सपोर्ट करता है पूरी तरीके से, कोड में कोई दिक्कत नहीं है। बट ये है कि हाँ उसने दिया हुआ है, ओरेकल का है अपना, तो सर्टिफिकेशन वही देता है जावा। ठीक है, आई होप आप लोग का कोई क्वेश्चन और नहीं है, तो एंड करते हैं हम लोग यहीं पे।